हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र पूर्वालोकन इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पार्लियामेंट के बारे में। अब यहाँ पे हमने जो है कि अब तक की डिस्कशन में फंडामेंटल ड्यूटीज तक के जो है कि वीडियोस जो है कि सारे पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये चैप्टर अभी इसके पिछले कर रहे हैं 16 to 20 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब वाले। पहले हम पार्लियामेंट के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। पार्लियामेंट चैप्टर जब फिनिश कर लेंगे तब जो है कि हम जो है कि इस पे आएंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर जब हम फिनिश कर लेंगे तो हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ के क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं पार्लियामेंट के कुछ बेसिक्स के बारे में। देन वी विल कंटिन्यू अवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। मीन जो है कि तब हम जो है कि अपने सारे पीवाईक्यूज को देखेंगे किस किस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, जो कि आर्टिकल 52 से 151 है, ये किस चीज की बात करता है? ये यूनियन की बात करता है। तो यूनियन की बात करता है, जो कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। यूनियन में आपके तीन पांच चीजें कंसिस्ट होती है। पहली होती है आपकी एग्जीक्यूटिव। पहली चीज क्या होती है? एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे आर्टिकल 52 से 78 के बारे में बात करता है। मीन 52 से 78 के में आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है। देन इसमें नेक्स्ट चैप्टर है, वो बात करता है पार्लियामेंट, जो हमारे आज के डिस्कशन के सारे मतलब मुद्दे को यही चैप्टर देखेगा। तो ये आर्टिकल आपके 79 से 123 में जो है कि, सॉरी 122 में, ये जो है कि पार्लियामेंट के सारे जितने भी जो है कि चीजें हैं वो इन आर्टिकल में मेंशन है। द नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ, मींस लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। जो है कि लेजिस्लेटिव पावर होती है वो मेंशन है आर्टिकल 123 में। जो ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है वो होती है। देन जो है कि नेक्स्ट चैप्टर है इसमें जो है कि आपका यूनियन जुडिशरी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? जो है यूनियन जुडिशरी, जो कि कहाँ से कहाँ आर्टिकल मेंशन है? वो आर्टिकल 124 से 147 तक जो है कि डील करता है यूनियन जुडिशरी के बारे में। देन जो है कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल मीन्स कैग के बारे में, जो 148 से 151 में मेंशन है। और आज के डिस्कशन में हम जो है कि यहाँ से यहाँ सारे आर्टिकल्स को एक बार ग्लैंस में देखेंगे। मीन्स 123 भी इंक्लूड है इसमें। तो ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे वन बाय वन करके, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं टेबल फॉर्मेट में। फिर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है कि हमने, अब जो है कि आपको ये याद रहना चाहिए, जब भी हम बात करें पार्लियामेंट की तो आपके माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए ये 79 से 122 की बात हो रही है। इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो हमें सॉल्व करने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। और पूरे यूनियन की बात हो तो आर्टिकल 52 से 151 में है। और जैसे देखिए पार्ट 6 जो कि हमारे स्टेट के बारे में बात करता है, उस वो कौन से आर्टिकल है? आपके 152 से लेके 237 में है। तो ये जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6। और बाकी आप तो पहले के पार्ट जानते ही हैं। आप पर आपको जो है कि रिकॉल हो गए हो तो पार्ट 4 जो है कि आपका कौन सा है? डीपीएसपी है। पार्ट 4 कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 3 कौन सा है? आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 है। पार्ट सेकंड कौन सा है? आपका जो है कि सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप जो कि 5 to 11 आर्टिकल में है। एंड पार्ट 1 जो कि बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, जो कि आर्टिकल 1 से 4 में। तो ये चीजें आई थिंक आपको हो है कि रिकॉल हो गई होंगी। देन जो है कि हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और पहले देखते हैं जो भी आर्टिकल्स है इससे रिलेटेड, जो भी आर्टिकल्स उनको देख लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो है कि 79। अब ये 79 आर्टिकल क्या करता है? ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको। दो चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? पहली चीज याद रखनी है क्या? ये एग्जीक्यूटिव। जब बात हो एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी हम एग्जीक्यूटिव बोले तो ये फ्रेम हो जाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में इतने पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। एंड देन जो है कि बात हो पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में जो है कि आपके क्या क्या आ जाते हैं? पार्लियामेंट में आ जाते हैं आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तीनों चीज मिलके जो है कि आपके पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यही आर्टिकल हमारा पहला आर्टिकल है, जो कि 79 आर्टिकल क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या क्या है हमने जान लिया। क्या क्या? प्रेसिडेंट रहेंगे प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा। पर एक चीज जानेगा, पार्ट ऑफ द तो है, मीन्स प्रेसिडेंट जो है ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बट
नॉट द मेंबर ऑफ दिस मीन जो है कि नॉट अ पार्ट ऑफ बोथ हाउसेज मीन जो है कि किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि हमारा आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की। देन जो है कि नेक्स्ट 80 बात कर रहा है, वो कह रहा है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है कि क्या बात कर रहा है, राज्यसभा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें जो है कि बात कर रहा है कंपोजिशन की। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, आपकी 250 सीट्स होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से आपकी 238 जो है कि इलेक्टेड होंगे और 12 जो है कि नॉमिनेटेड होंगे। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। सॉरी फॉर दिस ग्लिच। तो ये कि याद रखना है आपके राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, 250 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 238 जो है कि इलेक्टेड और 12 जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है 81। 81 क्या बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स दिस इज लोकसभा। ये जो है कि लोकसभा के बारे में बात करता है और यहाँ पे कॉम्पोजिशन कितना होगा, टोटल 550 सीट्स होंगी। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से 530 स्टेट को दी जाएंगे, 20 यूनियन टेरिटरीज को। ये अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। पहले जो है कि 552 थी, ठीक। तो ये मैं अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि राज्यसभा में मैक्सिमम इतनी होगी, लोकसभा में इतनी होगी। तो यहाँ पे जो है कि 522 सीट्स जो है कि फिर 2 सीट जो है डिक्रीज कर दी गई आपके 104 अमेंडमेंट से, सीए से, जो कि एंग्लो इंडियंस की थी, एंग्लो इंडियंस की। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि आर्टिकल 82 बात करता है आपकी रीएडजस्टमेंट आफ्टर दी ईस्ट सेंसस। मीन जो है कि हमारे जो 10 ईयर्स पे जो शेड्यूल सेंसस होते हैं, पॉपुलेशन सेंसस, उसके बाद जो आर्टिकल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, मीन जो है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया को डिक्रीज करना और जो है कि चेंज ऑफ सीट्स मीन्स चेंज ऑफ लोकसभा सीट्स होता है। लोकसभा जी के हाउस ऑफ पीपल इन सबके सीट्स चेंज करते हैं, वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ही करती है, जो कि हर सेंसस के बाद होना होता है। तो ये आर्टिकल ही 82 ही इससे जो है कि डील करता है, जो कि आगे क्वेश्चन में हम ब्रीफली और देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मीन जो है कि हमारे लोकसभा राज्यसभा जो है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी ड्यूरेशन क्या है, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द हाउस की बात करता है। तो जैसे हम जानते हैं जो कि लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होती है, पर सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन होती है। एंड जो है कि इसकी लाइफ को एक्सटेंड भी किया जा सकता है एट टाइम ऑफ इमरजेंसी, 1 ईयर के लिए। एट टाइम मीन्स 1 ईयर, एक बार में जो है कि एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये याद रखना है। देन राज्यसभा, ये जो होती है एक परमानेंट परमानेंट और कंटिन्यू बॉडी होती है। परमानेंट होती है, कंटिन्यू बॉडी होती है, जिसके हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है कि रिटायर होते हैं। तो ये है कि ये हमें याद रखना है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ये बात की गई है। देन जो है कि बात होती है यहाँ पे, नेक्स्ट आर्टिकल कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे वो जो है कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में जो है कि ये जो है कि उनकी होती है, जैसे राज्यसभा के लिए 30, यहाँ पे 25, जो है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मीन्स किसी भी एरिया से इलेक्टोरल रोल में जो है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, जो कि हम आगे जो है कि और ब्रीफली क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कौन से आर्टिकल बात करता है, वो आर्टिकल बात करता है आपका 84। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है कि 85, जो कि बात करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की। मीन जो है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट मीन जो है कि कितने सेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं है। देयर शैल बी 3 सेशंस, और किसी भी 2 सेशन मीन 2 सेशन होने हैं, तो उसमें जो है कि मैक्सिमम गैप 6 मंथ का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सब इस यहाँ बात हुई है। प्रोरोगेशन मतलब होता है कोई भी सेशन को एंड कर देना, एंड ऑफ सेशन। ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, मीन्स एंड ऑफ सेशन, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि इसको करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया किसी भी मीन जो है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना बिफोर कंप्लीटिंग इस टर्म। मीन जो है कि बिफोर कंप्लीटिंग टर्म हमारे प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इसको जो है कि डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर वो मेजोरिटी होल्ड नहीं कर रही है पार्टी तो। देन जो है कि मूविंग टू वन नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, 86 आर्टिकल कहता है कि राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। मीन्स ये आर्टिकल हमारा बता रहा है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो एड्रेस कर सकते हैं किसी भी हाउस को। मीन जो है कि अपने जो है कि आपने देखा होगा, जो कि किसी भी नया टर्म फॉर्म हो रहा है, जो कि न्यू टर्म हो रहा है लोकसभा का, या जो है कि नए मेंबर अपॉइंट हो रहे हैं, या किसी भी जो है कि एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस का राइट है, प्रेसिडेंट वहाँ मैसेज प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज जो है कि सेंड कर सकते हैं।
देन यहाँ पे आर्टिकल 7 बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि जब भी लोकसभा न्यूली फॉर्म होगा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के सामने वो एड्रेस करेंगे और जो है कि आपकी गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। ये सब जो है कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा जो है कि स्पीच होता है, जो कि हमें भी एक बार पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। और जो है कि तब ये जो है कि लोकसभा न्यूली फॉर्म होगा तब एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरा बजट, जब भी बजट जो है कि प्रेजेंट होगा तो बिफोर जो है कि बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट आप पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं पॉलिसीज और इस सब के बारे में। प्रेसिडेंट की, हमारे प्रेसिडेंट जी की ये ड्यूटी होती है। देन जो है कि नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो कि राइट ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्टिव हाउस, मीन जो है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या अटॉर्नी जनरल है उनके पास राइट है कि वो किसी भी हाउस में, मीन्स इन एनी हाउस वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन जो है कि वहां पे जाके वो अपना डिस्कशन और जो है कि डिबेट करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर यहाँ एक चीज याद रखनी है, अटॉर्नी जनरल नॉट एंटाइटल टू वोट, वोटिंग राइट नहीं है, वो नॉट एंटाइटल टू वोट है। और एमपी जो है जिस मेंबर ऑफ हाउस है, मीन जो है लोकसभा के हैं मेंबर या जो है कि वो राज्यसभा के हैं, तो अगर लोकसभा में तो लोकसभा में वोट करेंगे, राज्यसभा में तो राज्यसभा में वोट करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल बात करता है 88। देन जो है कि ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट का चैप्टर आ जाता है जो कि हमारा 89 आर्टिकल से शुरू होता है। तो यहाँ से जो है कि देखते हैं, यहाँ पे बात होती है पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, मीन जो है कि जैसे चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए, ये सब जो है कि ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं। सेक्रेटरीट स्टाफ आता है जो कि आप देखते होंगे कि मीन्स यहाँ पे जो है कि लोकसभा स्पीकर बैठे हैं और यहाँ पे ऐसे राउंड सा बनाता है और यहाँ पे एक चेयर लगी रहती है जहाँ पे खूब सारे मेंबर बने होते हैं, बैठे होते हैं। तो वही जो है कि सेक्रेटरीट होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है। तो ये देखते हैं आर्टिकल 89 क्या कहता है। आर्टिकल 89 कहता है कि देयर शैल बी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मीन राज्यसभा के पास एक चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन होंगे। और चेयरमैन कौन होते हैं, ये आपके होते हैं एक्स ऑफिशियो, मीन जो है कि हमारे जो कि जो भी बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वही बन जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देन डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं, ये अमंग द मेंबर ऑफ हाउस, मीन जो है कि अमंग काउंसिल ऑफ स्टेट, मीन जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट से हमारे एक डिप्टी चेयरमैन चूज किए जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको। देन जो है कि आर्टिकल 90 क्या बात करता है, ये बात करता है वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। मीन्स आर्टिकल 90 बात करें, यहाँ चेयरमैन की बात नहीं हुई है। यहाँ जो है कि हम चेयरमैन मीन्स वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल आपके ऊपर डील होता है। कौन से आर्टिकल्स में, जो हम देखेंगे 52 से, मीन जो है कि चेयरमैन के रिमूवल की बात 52 से 78 के बीच में होती है वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ डिप्टी चेयरमैन की रिमूवल की बात है, तो ये याद रखिएगा। जैसे जो है कि वैकेंट पड़ जाए सीट, या जो है कि वो मेंबर ऑफ हाउस हो जाए, मीन्स किसी हाउस के एमपी हो जाए, तो जो है कि उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, या जो है कि उनका रिमूवल हो जाए, मीन्स इम्पीचमेंट कह दीजिए। तो ये सब होने पे वेकेशन कॉज हो जाती है, तो इस आर्टिकल में डील करता है। देन जो है कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 91। 91 आर्टिकल क्या कहता है, ये बात करता है आपके पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज और एक्ट एज ए चेयरमैन। मीन जो है कि मान लीजिए चेयरमैन जो है हमारे, इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन है, चेयरमैन जो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट दैट टाइम जो है कि एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, तब जो है कि डिप्टी चेयरमैन ही परफॉर्म करेंगे उनकी ड्यूटी। मीन जो है कि डिप्टी चेयरमैन बिकम हो जाते हैं चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो ये जो है कि 91 में जो है कि 91 आर्टिकल में बात है इसकी। देन जो है कि आर्टिकल 92, ये आपका क्या बात करता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट प्रिसाइड बाय द रेजोल्यूशन, उनके रिमूवल का अंडर कंसिडरेशन हो। तो ये जो है कि आपका ये नेमो जुडेक्स, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, इन क्वासास हुआ। मीन्स जो है कि ये एक लैटिन मैक्सिमम है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। इसमें ये नेमो जुडेक्स इन क्वासास हुआ का मतलब है कि कोई भी नो वन शुड जज इन देयर ओन केस। मीन जो है कि अपने ही केस में जो है कि आपको जज नहीं बनना है। तो यहाँ पे अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल की बात हो रही है, उनका रिमूवल अंडर कंसिडरेशन है, तो वो जो है कि अपने ही केस में जज नहीं बनेंगे और वो जो है कि उस वक्त अपनी चेयर को जो है कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको जो है कि ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देन फ्रॉम आर्टिकल 93 ये शुरू हो जाता है अब स्पीकर के बारे में। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मीन जो है कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात होगी। मीन जो है कि इसमें लिखा गया है कि जैसे ही आपका न्यूली इलेक्टेड, मीन न्यूली लोकसभा फॉर्म होगी, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, तो आपका जो है कि एक
जो प्रोटेम जो है स्पीकर होंगे वो जो है कि 2 दिन के अंदर मीन जो कि 2 पीपल चूज करेंगे, कुछ मतलब टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, पर 2 पीपल्स मीन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये 2 पीपल्स जो है कि आपको अपने हाउस को चलाने के लिए सिलेक्ट करना है। तो ये आर्टिकल 93 बात है। देन जो है कि सेम जो है कि 94 जो है कि बात करता है आपके वैकेंसी रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी स्पीकर एज सेम ऑफ द चेयरमैन, जो है कि चेयर और वाइस जो डिप्टी चेयरमैन की तरह हमने जो है कि समझा था, तो वो यहीं पे बात की गई है। देन पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर, मीन जब मान लीजिए स्पीकर की सीट वेकेंट है या जो है कि अंडर ट्रायल ऑफ रिमूवल है, या जो है कि वो एबसेंट है, हेल्थ कंसर्न, जो है कि वैकेंसी जो है कि किसी भी तरह का हो सकती है डेथ वेथ की वजह से, तो जो है कि डिप्टी स्पीकर ही सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे वहां पे। तो ये आर्टिकल हमारे 95 में लिखा हुआ है। देन जो है कि देखा जाए अगला आर्टिकल है 96 आर्टिकल क्या बात करता है कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रेजोल्यूशन होगा मीन्स रिमूवल का, तो ये अंडर कंसिडरेशन होगा, तो ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये चेयर की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, जो कि हमारा ये यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो होगा, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस जो है कि फॉलो होना चाहिए। तो ये 96 में लिखा हुआ है। देन 97 आर्टिकल डील करता है सैलरीज अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, मीन जो कि पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम जो है सैलरी और अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की डिटरमाइन करेगी। देन जो है कि 98 बात करता है सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट की, जो कि सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट में आपका अपॉइंटमेंट हो गया, या जो है कि जो भी इनके टर्म होंगे अपॉइंटमेंट का हो गया, कोई कोई इनसे फैसिलिटीज हो गई, स्टाफ को जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, ये सब जो है क्वालिफिकेशन जो है डिसाइड करेंगे। ये जो है कि अपना हाउस जो है कि इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है इनका सेक्रेटरीट कैसा रहेगा लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये हमारे 98 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। देन जो है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात है, तो ये आर्टिकल 99 आपका जो है कि बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर्स, मीन जो है कि जो ओथ लेते हैं इन द नेम ऑफ, ये प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के भी पूछा गया है कि क्या वो गॉड के नेम पे जो है कि ओथ ले सकते हैं, तो ये यहीं पे मेंशन है कि आई हेयर बाय जो है कि डैश जो भी नेम होता है, या गॉड को जो है कि सोलिमनली या किसको डिजाइन मतलब जो कुछ भी सोन करके किसी को भी फेथ में सोन करके ओथ ले सकते हैं, और वहां पे जो है कि फेथफुल एलिजेंस देनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये जो होता है कि मेंबर्स लेते हैं और किसके सामने लेंगे, एज डिटरमाइंड में, सब लोकसभा है तो स्पीकर, अगर राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट, और जो है कि एज डिटरमाइंड बाय दी मीन जो कि यहाँ कोई एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर देते हैं कि किसके सामने जो है कि वो एडमिनिस्टर होगी। तो जो है कि 99 देख लिया। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल जो है कि 100 आर्टिकल बात करता है वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ द हाउस एक्टिंग टू द वैकेंसीज एज कोरम, मीन जो है कि वोटिंग इन द हाउस जो है कि इसका मतलब है जो भी आपके बिल्स पास हो रहे हैं वो जो है कि वोटिंग इन द हाउस जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज है कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, या जो है कि स्पेशल मेजोरिटी होगी, या स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट। पावर ऑफ द हाउस जो है कि वैकेंसीज को लेके मीन्स जो है कि अगर कोई प्रोविजन है तो वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स होता है मीन्स टोटल हाउस की है आपके 543, पर जो है कि उसमें से 3 लोग नहीं है तो इफेक्टिव मेजोरिटी 540 होगी उस बिल को पास करने के लिए। देन कोरम, कोरम होता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/10 ऑफ द हाउस, मीन जो है कि अगर हाउस की स्ट्रेंथ 540 है एज प्रेजेंट टाइम, तो 54 मेंबर जो है कि नीडेड है, 1/10 मेंबर नीडेड है 54 मेंबर्स उस हाउस को रन करने के लिए। तो ये याद रखेंगे आप, जो कि आर्टिकल 100 में बात है। देन जो है कि नेक्स्ट सेक्शन है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर में पहला जो है कि आपका बात है 101 आर्टिकल। अब 101 आर्टिकल जो कि बात करता है सॉरी वैकेंसी ऑफ द सीट्स, जो है कि वेकेशन ऑफ द सीट्स की बात करता है, वैकेंसी ऑफ द सीट्स के बारे में। तो वैकेंसी ऑफ द सीट्स जो है किस तरह हो सकती है, कोई मेंबर जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, या तो रिजाइन कर दे, या जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे, तो इन बेसिस पे जो है कि वैकेंसी ऑफ द सीट जो है कि कॉज हो जाती है एमपीज की। तो वहाँ पे जो है कि आप देखते हैं ना वो साइड बाय साइड बाई इलेक्शन चलाए जाते हैं, सुना होगा कि कभी लोकसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है, तो ये सब प्रोविजन है जो कि क्वेश्चन के थ्रू आगे देख लेंगे। तो वेकेशन ऑफ द सीट्स की यहाँ पे बात हुई है कैसे कैसे हो सकता है। देन जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, कोई भी जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले ले, या जो है कि उस पर जो है कि जो हमारा 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन, इसके अंडर जो जो क्राइटेरिया दिए गए हैं ये जो है कि आर्टिकल उससे डील करता है। कोई भी जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस कैसे कैसे, जैसे देखिए जया बच्चन थी 2000 आई थिंक 2000
2 या 4 में जो है कि ये ईयर आपको चेक करना होगा, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो जया बच्चन जो है कि वो यूपी फिल्म फेडरेशन की जो है कि चेयरमैन भी थी, तो उनको जो है कि एमपी से जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो वो यही आर्टिकल में बात होती है। देन जो है कि आर्टिकल जो है कि हमारा 103 बात करता है डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। तो ये फाइनल डिसीजन किसका होगा, यहाँ पे बात होगी जैसे प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मीन जो है कि फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल अथॉरिटी रहती है हमारे प्रेसिडेंट जी की, ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर जो है कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन को मीन्स फाइनल जो भी करना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है या जो है कि चांस देना है, तो ये सब इस आर्टिकल में बात है 103 में। देन जो है कि 104 में क्या बात है, कोई भी मेंबर अगर मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर है, मीन्स जो है कि कोई भी ओथ अफर्मेशन नहीं ले रहा है आर्टिकल 99 में जो कि बात है यहाँ पे, और जो है कि वो डिस्क्वालीफाइड है या जो है कि अंडर प्रोसेस है, तो अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीन्स टिल डिस्क्वालीफाइड है या जो है कि अंडर प्रोसेस है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाउस में की प्रोसीडिंग में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो यहाँ पे पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग मीन जो है कि उनके उनके ऊपर फाइन इम्पोजिशन के भी चार्ज है, मतलब प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल 104 बात करता है। देन जो है कि नेक्स्ट सेक्शन बात करता है पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। तो 105 में बात है जो कि आपकी बात करता है जैसे कोई भी पावर्स होगी, मीन जो है कि आपके जो है कि पार्लियामेंट के जितने भी एमपीज हैं, मीन्स इसमें आर्टिकल्स में जितने भी हमारे एमपीज हैं उनको सर्टेन पावर्स प्रिविलेज दी गई है, मीन जो है कि जो आपके पर्क्स अलाउंसेस ये सब जो है ना, ये सब जो है कि पावर्स और प्रिविलेजेस मीन्स जो भी हाउस प्रोसीडिंग मीन जो है कि जो भी विद इन हाउस कहेंगे वो जो है कि बाहर कहीं भी डिस्कस या जो है कि उसका जो है कि आपको जो है कि क्रिटिक्स नहीं करना है, तो ये सब चीजें जो है कि दी हुई है, मीन्स क्रिटिक्स कर सकते हैं पर वो एक स्ट्रक्चर्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, आप उसको डिफेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब पावर प्रिविलेज में आता है जो कि इम्यूनिटीज टू दी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है। देन 106 बात करता है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर, जो कि बाय पार्लियामेंट जो है कि एज टाइम टू टाइम डिटरमाइन कर सकती है। देन जो है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करें तो आर्टिकल 107 है आपका, आर्टिकल 107 जो कि बात करता है प्रोविजन एज टू द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि कोई भी बिल जो है कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी बिल कहीं भी आइदर आइदर हाउस में जो है कि आइदर ऑफ हाउस यहाँ पे जो है कि बिल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में सर्टेन बिल्स को छोड़ के, जैसे मनी बिल हो गया, मनी बिल दैट ओनली प्रेजेंटेड मीन्स जो है कि इंट्रोड्यूस बाय द लोकसभा, तो ये जो है कि एक एक्सेप्शन है। और यहाँ पे बात हुई है कि आइदर ऑफ द हाउस लोकसभा चाहे राज्यसभा कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सेपरेटली दोनों से पास होने चाहिए, मीन जो है कि सेपरेटली पास्ड बाय ईच हाउस। तो ये जो है कि हमारे प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन ये आर्टिकल डील करता है 107। देन 108 की बात करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे सर्टेन केसेस मीन्स प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, कोई भी आपका डेडलॉक हो रहा है बिटवीन बिल्स, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। पर जो है कि आगे हम क्वेश्चंस में और अच्छे समझेंगे, जैसे मनी बिल के लिए हो गया नहीं बुला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो सर्टेन बिल ऐसे हैं जिनके लिए जो है कि ये सब प्रोविजन काम नहीं आते हैं, कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो वो दोनों ही हाउस में अलग अलग पास होना चाहिए। मनी बिल जो कि खाली इंट्रोड्यूस होता है हमारे लोकसभा में, तो उस पर जो है कि कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। देन जो है कि आर्टिकल 109 दिस टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। तो मनी बिल जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में जो है कि इसको जो है कि इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, वो 14 दिन के अंदर उसको कंसीडर करके देगा, विद इन 14 डेज अगर वो पास कर रहा है बिल तो ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली जो है कि ऑटोमेटिकली पास माना जाता है वो बिल। तो वो खाली सर्टेन जो है कि रिकमेंडेशन दे सकता है, मीन जो है कि रिकमेंडेशन दे सकता है, वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, लोकसभा जो है कि इसको चेंज करे ना करे, तो यहाँ पे रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, बट सोल अथॉरिटी मनी बिल की लोकसभा पे डिपेंड करती है। देन जो है कि आर्टिकल आपका 1010 मनी बिल्स की डेफिनेशन को बात करता है, जो है कि यहाँ पे सर्टेन प्रोस्पेक्ट है, जैसे सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन हो गया, ठीक, और भी जैसे अदर प्रोविजन है, कोई भी जैसे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, तो एटसेट्रा, ये सब हम जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स में जो साउंड मनी करे, जो साउंड रिलेटेड टू मनी, और अदर प्रोविजन जैसे आधार आधार बिल है हमारा, आधार कार्ड वाला, वो जो है कि मनी बिल एज प्रोड्यूस करके लोकसभा ने इसको पास किया था कि राज्यसभा की पावर रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल में आता है जो कि हमारे 110 में बात है। देन जो है कि आर्टिकल 111 क्या बात है 111 में
एसेंट टू द बिल्स, जो है कि प्रेसिडेंट जो है फाइनल अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट की। कोई भी बिल जो है कि लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस होकर प्रेसिडेंट के पास आ रहा है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू दैट बिल टू बिकम एक्ट, तभी वो एक्ट बनेगा। और यहाँ पे सर्टेन प्रोविजन होते हैं कि एसेंट दे सकते हैं, मीन्स एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकते हैं, या अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू बाद में देखेंगे। देन इसी के साथ आर्टिकल 112 जो कि हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, मीन्स बजट की बात करता है। ये बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमारा बजट है, जो कि हर साल जो है कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है कि प्रेजेंट किया जाता है, और इसको भी बाद में ब्रीफली देखेंगे। देन आर्टिकल 113 है जो बात करता है आपके प्रोसीजर इन दी पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू दी एस्टिमेट्स। तो प्रोसीजर जो है कि पार्लियामेंट में जो भी एस्टिमेट से रिलेटेड, मीन्स जो है आपके फाइनेंस बिल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे, तो वो यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 112 में। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है कि कोई भी चीजें हैं, मीन्स जो है कि यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे बजट तो पेश हो गया, तो आपके रिसीट और एक्सपेंडिचर हो गए बजट के, ठीक, ये सारे एस्टिमेट या और कोई जो है कि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से जो है कि पैसे निकालने हो, तो ये जो है कि यहाँ पे प्रोसीजर मेंटेन है जो भी एस्टिमेट से करने हैं। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट कि अप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए जैसे बजट बन गया, एस्टिमेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसका पूरा एक अप्रोप्रिएशन बिल बनता है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है कि फाइनल करेंगे बोथ हाउसेज मीन्स बोथ हाउस उसको फाइनल करेंगे। देन जो है कि जब वो अप्रूव हो जाएगा, देन वो जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है कि अमाउंट को विड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे जो है कि ये बात है, और लोकसभा के पास ही पावर है, मीन्स जो है कि लोकसभा आपके उसी के पास है जो वोट ऑन ग्रांट्स कर सकती है। मीन जो है कि अप्रोप्रिएशन बिल में जो भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर को जो है कि घटाना बढ़ाना है, ये लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास वोट ऑन ग्रांट्स की पावर नहीं होती है, ये पावर राज्यसभा को नहीं दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे जो कि अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है। देन आर्टिकल सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट को समझने के लिए आप समझिए कि सप्लीमेंट्री ग्रांट कौन से ग्रांट्स होते हैं, जो आपके पहले से मीन्स एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट है, कोई चल रहा है या कोई एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसमें जो है कि बजट बढ़ाने के लिए मीन्स पैसा इंक्रीज करने के लिए, ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट की बात करें कि कोई एक नया एडिशनल ग्रांट मीन्स जो है कि कोई भी जो है कि नई चीज होल्ड हो जाए, तो वो जो आपका एडिशनल ग्रांट में आता है। देन जो है कि एडिशनल के बाद एक्सेस ग्रांट बात करें कि जो है कि मान लीजिए एडिशनल हो गया एक्सेस ग्रांट किसी भी प्रोजेक्ट में। एडिशनल का मतलब कोई नया प्रोजेक्ट, मान लीजिए न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए एडिशनल जो है कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एक्सेस का मतलब हो गया कोई जो है कि बजट जो है कि बजट से आप मोर खर्चा कर दे रहे हैं, मोर, तो उस जो है कि पहले से जो है कि उस प्रोजेक्ट या स्कीम के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो हमारे एक्सेस ग्रांट में आ जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कि आर्टिकल 115 बात करता है। देन आर्टिकल 116 जो है कि बात करता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट की। तो वोट ऑन अकाउंट को सिंपली समझे तो वोट ऑन अकाउंट आपका सिंपली मीनिंग होता है जो कि बात करता है कि गवर्नमेंट को किसी भी शॉर्ट मीन जनरली, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं कि बिफोर बजट, आपके बिफोर बजट गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट को फंड्स की नीड पड़ी, तो वोट एंड ग्रांट्स कर लेती है। वोट एंड अकाउंट की मतलब ये बजट जो है कि बजट के रिलीज होने से पहले आप जो है कि कुछ पैसे दे दीजिए, और आगे जो है कि उसको जो है कि एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जब हम प्रिपरेशन कर रहे बाहर रहते हैं, तो घर से जो पैसा आता है वो खत्म हो जा रहा है, तो आप जो है कि किसी फ्रेंड से मैनेज कर लेते हैं कि अगले महीने तुझे दे दूंगा। तो ये वोट एंड अकाउंट इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए कि वो पैसा विड्रॉ कर लेती है, फिर उसको एडजस्ट कर लेती है। वोट्स ऑन क्रेडिट क्या होता है, ये जो है कि आपका वोट ऑन क्रेडिट कोई इमरजेंसी मीन्स वॉर या इमरजेंसी के टाइम पे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए या अचानक से कोई खर्चा आ जाए, तो उसे हम जो है कि वोट ऑन क्रेडिट कह देते हैं, जो कि हमारी पार्लियामेंट जो है कि इसको वोट एंड क्रेडिट से निकालती है। एक्सेप्शनल ग्रांट, इसको ऐसे समझिए कोई भी हमें जो है कि हमारा कोई भी इसमें जो है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, मीन्स यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी और ये खर्चा आ जाए, तो ये गवर्नमेंट के लिए होता है एक्सेप्शनल ग्रांट, जिसको विड्रॉ किया जाता है। ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं और आपका चेयर टूट जाए, चेयर टूट गया, तो ये आप एक्सपेक्टेड नहीं थे कि हमारे जो है कि मंथ के इस बजट में आएगा, तो ये एक्सेप्शनल ग्रांट भी उसी तरीके से होता है कि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए, जो एक्सेप्शनल ग्रांट में आता है कि ये एक ही बार होगा, फिर बार बार ये खर्चा नहीं होगा, तो एक्सेप्शनल ग्रांट में आ गया। देन देखें तो अगला बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिल।
अब यहाँ पे देखिए मनी बिल नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल बिल है, जो कि दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं ब्रीफली समझा दूंगा आपको। फाइनेंशियल बिल एक तो होता है फाइनेंशियल बिल 1, ठीक, जो कि रिलेट करता है मनी बिल से, मीन मनी बिल की तरह होता है, और सम अदर लेजिस्लेशन, और जो पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही इसको जो है कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन लोकसभा। तो ये जो है कि फाइनेंशियल बिल 1 होता है। और इसी तरीके से एक होता है फाइनेंशियल बिल 2। ये क्या होता है, ये आपका कोई भी लेजिस्लेशन हो, मीन्स अदर लेजिस्लेशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाए आइदर इन दी लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें जो है कि पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं रिक्वायर होती है, जो कि फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये थोड़ा रिलेटेड होता है मनी बिल की तरह, तो मनी बिल के प्रोविजंस आप रिकॉल कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसीजर जनरली। अब यहाँ पे जो है कि कुछ आर्टिकल जो है कि प्रोसीजर पे बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 108 हो गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे बात करता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा के पास, दोनों के पास अपनी रूल बुक होती है, जिससे वो अपने हाउस को कंडक्ट करते हैं, अपने हाउस में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसको मूव फॉरवर्ड करते हैं इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, जिसको जो है कि वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि इसी नियम के अनुसार जो है कि ये हाउस रन करेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। देन जो है कि आर्टिकल 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस, मीन जो है कि कोई भी पार्लियामेंट को रन करने में, कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट रन करने में जो भी वहाँ पे जो है कि खर्चे आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेट करते हुए ही आपके सारे फाइनेंशियल बिजनेस कंडक्ट होने चाहिए। ये आर्टिकल 119 में बात है। देन 120 में बात है आपकी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश जो है कि यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट में, बट जो है कि आप लोकल लैंग्वेज या अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ट्रांसलेटर जो है कि प्रोवाइडेड होंगे, तो ये जो है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 120 में बात होता है। देन जो है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट जो है कि किसी भी कोर्ट, मीन्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज के जजमेंट को जो है कि वहां डिस्कस नहीं कर सकती इन दी पार्लियामेंट, ये बिल्कुल भी मना है। देन जो है कि आर्टिकल 122 में यहाँ पे देखिए मना हो गया कि कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं करना है, तो अगले आर्टिकल में यही आ जाएगा कि कोर्ट भी जो है कि कोई भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है, जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग अंदर जो भी एमपीज ने कहा और जो भी डिस्कशन हुई है, उसको जो है कि इंक्वायर नहीं करेगी, तो आर्टिकल 112 में प्रोवाइडेड है। भले ही वो जो है कि कोर्ट जो है लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे सकती है, पर प्रोसीडिंग के ऊपर वो इंक्वायर नहीं कर सकती है। देन जो है कि इसमें लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123, जो कि बात करता है ऑर्डिनेंसेस के ऊपर, मींस लेजिस्लेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि मेनली हमारे ऑर्डिनेंस पे डील करता है। तो इसी तरीके से ये सारे आर्टिकल मैंने आपको ब्रीफली एक बार समझा दिया, जो कि कुछ हाफ एन आवर लग गए, पर अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन सारे जो है कि इजिली सॉल्व होंगे। तो ये आप आर्टिकल जो है कि पार्लियामेंट के सारे जो है कि आर्टिकल्स हमने ब्रीफली देख लिए। पार्लियामेंट की बात हो तो ये आपको याद रखना है कि जब भी पार्लियामेंट की बात हो तो हमें क्या आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है कि 5, जो कि आर्टिकल 52 से 151 यूनियन की बात करता है। पार्लियामेंट की बात हो तो 79 से 122 याद होना चाहिए। और यूनियन कंसिस्ट करता है 5 चीजें, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट, यूनियन, जुडिशरी और कैग, जिसके आर्टिकल मैंने यहाँ समझा दिए हैं। एग्जीक्यूटिव क्या कंसिस्ट करता है, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल को। और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स हमने ब्रीफली देख लिए हैं। नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चंस, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पीवाईक्यूज जो हमारे इस चैप्टर पार्लियामेंट के फर्स्ट पार्ट के चैप्टर में रिलेटेड है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप मुझे यहाँ पे कुछ 30-35 मिनट लग गए इसको जो है कि डिस्कस करने में, पर ये जरूरी भी था, इससे हमारे जो है कि सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व होंगे, जो कि आप ब्रीफली 1-2 बार देखेंगे तो हमें चीजें याद भी हो जाएंगी। हमारे जितने भी क्वेश्चन है आगे के, मीन्स जो भी ये 3 पार्ट में जो है कि हमारे पार्लियामेंट के क्वेश्चन पूछे गए, वो हम आगे के सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लेट डाउन फॉर ए पर्सन टू सीक द इलेक्शन इन द लोकसभा, मीन्स लोकसभा में इलेक्शन को आप सीक करने के लिए कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो ये मैंने देखिए वहां पे आर्टिकल आपके जो हमारा 84 था उसमें जो है कि क्वालिफिकेशन की बात थी, हमारे आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन की बात थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्टर वोटर होना चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मीन्स रजिस्टर वोटर मीन्स आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आप जो है कि कर सकते हैं, क्वालिफाई होंगे। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब किसी भी ऑफिस में आप जो है कि कोई और एम्प्लॉय या जो है कि आपकी कोई सैलरी विड्रॉल ना हो रही हो, प्रोक्लेम क्रिमिनल ना हो, मीन्स जो है कि आपको कोई भी क्रिमिनल जो है कि प्रोसीडिंग या कन्विक्टेड क्रिमिनल होंगे, मीन्स देखिए अगर आप पे केस है तो कोई बात नहीं, मीन्स जो है कि आप अभी एक्यूज्ड हैं,
है ना। और जो अगर कन्विक्टेड हो गए तो जो है कि आप नहीं लड़ सकते, आप प्रोक्लेम क्रिमिनल माने जाएंगे, तो जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये सब जो है कि लिखा हुआ है। देन जो है कि मस्ट बी साउंड माइंड, मीन जो है कि ऑब्वियस सी बात है एमपी है तो साउंड माइंड, ये सब जो है कि क्राइटेरिया है। ओथ जो है कि ये होती है टेंडर का, ये तो मैंने बता दिया था। तो यहाँ एज पूछिए तो लोकसभा के लिए 25 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। जो हमने देख लिया क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। यही अगर क्वेश्चन में कह देता ये राज्यसभा के लिए तो मिनिमम एज कितनी हो जाती 30 ईयर्स, और अदर क्राइटेरिया तो यहाँ आपको ये याद रहने चाहिए। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्रिक्स ये है, क्रंच ये है, यहाँ कह रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में तो लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, तो यहाँ पार्लियामेंट में मिनिमम एज कितनी हो जाएगी, जो कि मैंने बताया लोकसभा की कितनी है 25 ईयर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज होकर नहीं करना है कि 30 ईयर्स होगा, तो यहाँ पे मिनिमम एज ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर है, तो 25 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी है। देन जो है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एक पूछा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के रिगार्ड में इलेक्शन में क्या करेक्ट नहीं है, मीन्स हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, बाकी दिन सही होंगे। तो कह रहा है इलेक्शन जो है बेसिस होते हैं एडल्ट सफरेज पे। यस, ये एडल्ट सफरेज पे होता है, ये हमारे आर्टिकल 326 में प्रोवाइडेड है कि मीन्स जो है राइट टू वोट सबके पास है, सबके पास जो है राइट टू वोट है, सबके पास अपना एक वोट है, वन पर्सन वन वोट है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कराता है। देन इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। देन कह रहा है कि इलेक्टोरल जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल्स है वो प्रिपेयर्ड होते हैं अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। ये कौन कंडक्ट कंप्लीट करता है इलेक्टोरल रोल्स, जो है कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करती है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि डी भी इसका सही है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्शन कमीशन स्टाफ में भी डिस्चार्ज देयर फंक्शन में, जो है कि आप ये जानते हैं आर्टिकल 324 में ये जो है कि प्रोवाइडेड है, जो कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म करना ये सब वहाँ है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट जो है कि होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 324 जो है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और जो कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन की बात करता है। 326 में आपके आर्टिकल ये बात है, जो कि बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज पे जो है कि हमारे वोटर लिस्ट मीन्स इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो ये सब जो है चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इलेक्टोरल रोल्स जो भी होता है, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है, ठीक, एसआईआर आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे इन दिनों पे। तो पहला एसआईआर कहाँ कंडक्ट हुआ है, बिहार में कंडक्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है। और अभी जो है कि 12 स्टेट एंड यूटीज में जो है कि इसको जो है कि और जो है कि एक्सटेंड किया गया है कि मीन्स एसआईआर किया जाए। और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन क्या होता है, ये आपके वोटर लिस्ट जो भी वोटर्स होते हैं इनका रिवीजन होता है। मीन्स जो है कि कोई फेक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, है ना, कोई फॉर्जिंग तो नहीं है, मीन जो है कि डुप्लीकेशन, ये सब एसआईआर में जो है कि इस एक्सरसाइज में किया जाता है। तो ये मैंने ऐसे ब्रीफ बता दिया। इलेक्टोरल रोल्स आए थे, ये करंट अफेयर में बहुत ज्यादा है, तो एज ऑफ नाउ मैंने ये आपको बता दिया। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कह रहा है कि इलेक्शन टू दी लोकसभा और नॉमिनी पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, मीन जो है कि इलेक्शन टू दी लोकसभा किसके द्वारा नॉमिनी फाइल किया जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, आपके जो है कि सिटीजन होने चाहिए जिसका नाम हो इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मीन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में आपका नाम है, इंडिया के कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप जो है कि नॉमिनी पेपर फाइल कर सकते हैं। ये सब कंडीशन गलत है कि कहीं भी रह रहे हैं, रिसाइडिंग से नहीं होता है, और जो है कि कोई भी रेजिडेंस ले रखा है जहाँ पे जो है कि रेजिडेंस भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और सिटीजन ऑफ इंडिया भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप वोटर लिस्ट में अपीयर होने चाहिए, तभी आपको नॉमिनेशन पेपर दिया जाएगा फाइल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वाइज सीट एलोकेशन, मीन जो है कि स्टेट वाइज जो सीट एलोकेशन होता है लोकसभा में, वो बेस्ड होता है किस पे, क्या वो पॉपुलेशन, एरिया, पॉवर्टी या लैंग्वेज। तो ये जो कि हम जानते हैं जो हमारे लोकसभा की सीट एलोकेट होती है वो बेसिस होती है पॉपुलेशन पे, मीन जो है कि पॉपुलेशन पे बेसिस होती है, जो कि अराउंड 10 लाख पॉपुलेशन पे एक एमपी को अलॉट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। और ये हमारे आर्टिकल 81, जो आर्टिकल 81 है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मीन जो है कि लोकसभा के बारे में जो कॉम्पोजिशन बात करता है, जिसमें मैंने बताया 530 जो है कि आपके स्टेट्स रहेंगे, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से रहेंगे, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550,
जो कि आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में 522 थी, उसको जो है कि डिक्रीज करके 550 कर दिया गया, और अभी एज प्रेजेंट जो है कि 543 जो है कि हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि हमारी क्या है, सीट एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आर्टिकल 82 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सीट एलोकेशन जो है कि बात करता है वो किस बेसिस पे, तो वो 1971 का सेंसस है, उस बेसिस पे सीट को एलोकेट किया गया है। और यही जो है कि हम अभी आगे क्वेश्चन पे और समझ लेंगे। आप याद रखिए कि अभी आर्टिकल 82 जो है डिटरमाइन करता है कि जो पॉपुलेशन के बेसिस पे क्राइटेरिया है वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग हुई है। तो रीसेंट सेंसस जो है 1971, उस वक्त के सेंसस पे इसको लॉक कर दिया गया था। बाद में अभी इसको जो है कि चेंज करने का हम देख लेंगे, जो कि 84th अमेंडमेंट था, उसको देख लेंगे। तो बाकी यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट जो है कि हर लोकसभा में किस बेसिस पे है, तो हमारा सेंसस ऑफ 1971 के बेसिस पे है। यहाँ सेंसस इतनी बार आ रहे थे, यहाँ पे कुछ चीज रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहला जो है कि सेंसस दो टाइप से हुए थे, एक हुआ था नॉन, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के देता हूँ, नॉन सिंक्रोनस हुआ था, एक नॉन सिंक्रोनस हुआ था, एक दूसरा सिंक्रोनस हुआ था। जो नॉन सिंक्रोनस वाला जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1872 में। 1872 में जो कि लॉर्ड मायो ने कराया था अपने जो कि ब्रिटिश इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, 1872 में पहला हुआ था लॉर्ड मायो ने। सिंक्रोनस का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस होने लगा। तो ये जो है कि आपके इस ईयर में 81, 91, 01, 11, 21, 31, 1941 में जो कि हुए थे, ये जो है कि ब्रिटिश इंडिया टाइम तक हुए थे। लेटर ऑन इंडिपेंडेंस के बाद 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 11, 21 का जो है कि होना था, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया कोविड की वजह से। फिर वो डिजाइन किया गया था कि मीन्स प्रपोज किया गया था 2023 में होगा, पर उस वक्त जो है कि 2024 में अपने 18th लोकसभा इलेक्शन थे, तो उसको पोस्टपोन करके जो है कि 25 में किया गया, जो कि अब डेट दी गई है कि 2026 तक उसको जो है कि कंप्लीट कर देना है। क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम समझ लेंगे क्यों 2026 तक करना थोड़ा जरूरी भी है। तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी की बात कर रहा है, जो कि स्टेट वाइज एलोकेशन सीट है 91 सेंसस में जो है कि हुआ था। और इसको जो है कि इंटैक्ट करने के लिए मीन जो है कि इसको फ्रीज आउट कब तक कर दिया गया था, मीन जो है कि एलोकेशन ऑफ द सीट जो है लोकसभा की, जो कि 1971 सेंसस में जो है कि कह दिया गया था यहाँ तक जो है कि किया जाएगा, और इसको फ्रीज कर दिया जाएगा 2026 तक। तो ये किसलिए किया गया था, जो हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, तो इसने जो है कि एक प्रोविजन ऐड कर दिया था आर्टिकल 83, जो कि हमारे कंपोजिशन ऑफ दी लोकसभा की बात करता है, उसमें थर्ड सेक्शन ऐड कर दिया गया कि यहाँ जो भी दैट इन प्रोविज दैट इन द प्लेस ऑफ द ईयर 2000, जो है कि 2000 में होना था, जो भी अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, वो 2026 तक जो है कि अब जो है कि चेंज नहीं की जाएगी, यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाता है। मीन्स उसको जो है कि आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे इन सीट्स में। मीन जो भी हमारे सीट्स की चेंजिंग है, जैसे ए मान लीजिए कोई स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी 80 है, तो उसको कोई चेंज नहीं करेगा 2026 तक, है ना। बिहार में जो है कि जैसे है, तो बिहार में जैसे 54 सीट थी, है ना, पर जो है कि उसके बाइफिकेशन होने की वजह से बाद में 2008 के लगभग अराउंड में, तो 2000 में सॉरी, जो है कि इसका बाइफिकेशन हुआ, तो यहाँ झारखंड बन गया। तो यहाँ जो है कि 40 जो है कि बिहार के पास रहेगी और 14 झारखंड के पास चलेगी। तो यहाँ देखिए सीट तो फिक्स रही, पर इनमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाइफर्केट करके दे दी गई। तो ये 2026 तक जो है कि इनफोर्स है। तो ये आपको याद रखना, ये कौन सा अमेंडमेंट था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारे आर्टिकल 81 में ये प्रोविजन किया था कि 2026 तक इंटैक्ट रहेगा ये। तो ये क्वेश्चन देख लिया। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही बात है कि 84 अमेंडमेंट ने कब तक जो है कि किया था, 2026 तक। फिर यही क्वेश्चन है डिलिमिटेशन, जो है कि हमारा आर्टिकल 2 जो है कि बात करता है किसकी, डिलिमिटेशन की, जो कि अब तक 4 बार हुआ है। तो 4 बार हुआ है, कौन कौन से ईयर में डिलिमिटेशन, याद रखिए कहाँ है, आर्टिकल 82 फॉर दी लोकसभा। मेन जो है कि लोकसभा जो है कि अपने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट को चेंज करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आर्टिकल 82 में मेंशन है। और आर्टिकल 170 जो है, 170 आर्टिकल, वो बात करता है स्टेट, मीन जो है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके डिलिमिटेशन की बात है आर्टिकल 170 में। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। और जो है कि अब तक कितनी बार हो चुकी है, 4 बार हो चुकी है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिससे हमारी सीटें चेंज की गई हैं। एक 1952 में, दूसरी 1963 में, तीसरी 1973 में, चौथी जो है कि 2002 में। और आप जो है कि आप सोच रहे होंगे यार 2008 में भी तो हुई थी, पर 2008 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसने कोई भी सीट चेंजिंग नहीं किया था, सीट नॉट चेंज, यहाँ पे सीट का कोई चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे खाली कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज चेंज हुई थी। मीन जो है कि जो भी हमारे एरियाज हैं वहां पे एरियाज में जो है कि चेंज लाया गया था 2008 केस में। तो ये जो है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्टिकल 82 के अंडर नहीं आएगी। तो ये आपको ये ब्रीफली याद रखना है, जो कि 11th क्वेश्चन बात कर रहा था।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितनी हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो है कि ऑप्शन में 552 दिया है, पर ये क्वेश्चन भी 2008 में पूछा गया था। पर जो है कि आपका अमेंडमेंट आ गया कौन सा, 104th अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट आ गया। कौन से, 104 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2019, जहां पे ये देखा गया जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी अब इनके कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, तो ये 2 सीट यहाँ से हटा दी जाए। जो हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे प्रेसिडेंट जी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करते थे, हमारे इलेक्ट करते थे हमारे लोकसभा में, तो उस प्रोविजन को हटा दिया जाए। तो अब जो है कि टोटल सीट 530 प्लस जो है हमारी 20 यूनियन टेरिटरीज को सीट बची है, तो टोटल यहाँ पे आंसर होता है अगर 550, तो ये हम सही मान लेते। तो यहाँ के हिसाब से नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा है तो वो 550 वहां पे ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 81 और 331, आर्टिकल 81 किसकी बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट की बात करता है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात करता है, मतलब लोकसभा। आर्टिकल 331 जो है कि सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेशल क्लासेज है, इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बात किया गया, आगे दिखाएंगे। तो आर्टिकल 331 इन्हीं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो है कि अंडर रिप्रेजेंटेटिव इनकी बात करता था, तो ये इन दोनों आर्टिकल में चेंज कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। सॉरी। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि रिलेट करता है मेंबर ऑफ द लोकसभा जो है कि इलेक्ट हो आपके स्टेट से, लोकसभा टू द स्टेट। तो ये जो है कि आपका 7th और 31st अमेंडमेंट है जो कि इसको बात करता है। 7th कौन सा अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट से आपको याद आना चाहिए जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का। इसी एक्ट ने जो है कि पहले हमारे पास क्या था, जो हमारा पार्ट आपको कौन सा था 6-7, पार्ट 7 जो था वो हमारा बात करता था स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में, जो कि हमारे पार्ट पहले स्टेट किस पार्ट में डिवाइड थे, पार्ट A B C D करके, जो कि ऐसे जो कि पार्ट्स का डिवीजन था। पर जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 जो कि आर्टिकल 238 से जो कि रिलेट करता था, तो इस आर्टिकल को हमने स्क्रैप डाउन कर दिया गया और नया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हमने जो है कि नए डिवीजन ऑफ स्टेट बनाए थे। उस वक्त जो कुल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था। और 31st ने तो यहाँ पे बात हुई है कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आपके जो है कि सीट को जो है कि इंक्रीज कर दिया था 525 से 545 में। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में, जिसने डिटरमाइन किया था लोकसभा की सीट कितनी होगी 520, जो कि मैंने बताया जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसने जो है कि सारे क्लासिफिकेशन जो पार्ट A B C D स्टेट्स थे उनको फिनिश करके नया क्लासिफिकेशन दिया और 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बना दी। उसमें जो है कि टोटल 520 सीट का एलोकेटेड हुई थी, पर जो है कि लेटर ऑन 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 में ये 520 से जो है कि 25 जो है कि आपकी 545 सीट कर दी गई थी उस वक्त। जो है कि ये आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो एक बार पॉज करके आप पढ़ लेंगे तो आई होप ये जो है कि समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और चीज लिखा हुआ जो यहीं पे आपका 104 अमेंडमेंट की फिर से बात की, जो 2 रिप्रेजेंटेटिव थे उनको जो है कि हटा दिया गया था 2019 में। देन जो है कि नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कि 525 से जो है कि चेंज करके 545 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने की थी। देन फिर यही क्वेश्चन है 550 आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। Then moving to our next question talking about कि करंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी लोकसभा। यहाँ पे पूछ रहा है अभी करंट मेंबर कितने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम पूछते तो हम बताते 550, यहाँ पे करंट मेंबर पूछा गया तो अभी 543 हमारे करंट मेंबर हैं इन दी लोकसभा, जिसमें से आपके 19 फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरीज हैं और बाकी 520 फ्रॉम दी स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली, जो है कि हमारा 16 क्वेश्चन बात करता है इसकी। देन जो है कि 17 क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ की मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। मैंने बताया यूनियन टेरिटरीज से कितने 20 मैक्सिमम लोग होंगे, कि हमारे आर्टिकल 81 में जो कंपोजिशन में लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 530 जो कि स्टेट से और नॉट मोर देन 20 फ्रॉम दी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि ये दोनों जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है वही सीट्स के बारे में, तो इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी का कंपोजिशन दे रखा है, तो इसको आप जो है कि एक बार देखिए टोटल अभी कितनी हम जो है कि मैक्सिमम कितनी अलॉट कर सकते हैं, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है कि यूनियन टेरिटरी से एमपीज को चूज कर सकते हैं लोकसभा। उसमें से अभी प्रेजेंटली 19 है, जिसमें से दिल्ली से हमने 7 ले रखे हैं, अंडमान निकोबार के पास 1 सीट है, चंडीगढ़ के पास 1 सीट है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पहले ये दोनों अलग यूनियन टेरिटरी थी, पर जो है कि इसको जो है कि 2020 के एक्ट से जो है कि 1 कर दिया और यहाँ पे 2 सीट्स अलॉट की गई। लक्षद्वीप के पास 1 है, पुडुचेरी के पास 1 है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी
5 एंड लद्दाख टेरिटरी के पास 1 सीट है, तो ये याद रखेंगे। ये जो है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो 8 है, तो राज्यसभा का भी यहाँ देख सकते हैं। राज्यसभा के पास कितनी 8 सीट्स हैं, दिल्ली से 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर से 4 सीट्स, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि प्रोविजन प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दी लोकसभा, तो ये आर्टिकल 330 है, जो कि मैंने बताया। देखिए आपका 224 से 229 तक तो जो है कि आपकी इलेक्शन कमीशन की बात है। देन जो है कि लेटर ऑन जो है कि आपके 330 से जो है कि बात हो जाती है सर्टेन प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस, तो यहाँ पे बातें हैं। तो यहाँ पे 330 आर्टिकल जो है कि रिजर्वेशन बात करता है शेड्यूल कास्ट की। 331 अभी ऊपर आया था जो कि रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन की बात करता है, जिसको हमने स्क्रैप डाउन कर दिया है अपने 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, यहाँ मेंशन है। देन 332 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव, मीन जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से रिजर्वेशन के रिलेटेड। देन जो है कि आर्टिकल 333 किससे बात करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन जो है कि असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमने स्क्रैप डाउन कर दिया है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। 330 ये हाउस ऑफ पीपल, 332 जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करता है, 31 और 33 जो है कि एंग्लो इंडियन से जो कि हमने खत्म कर दिए हैं, तो ये बात याद रखेंगे आप। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन में बात कर रहा है रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा किस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर जो है कि इसमें से अभी कोई नहीं है, क्योंकि ये 1998 में था और तब तक जो है कि इनमें जो है कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो उनका कोई भी जो है कि लोकसभा में सीट्स नहीं थी। पर जो है कि अभी जो है कि टिल 2008 तक नहीं था, बट अभी का प्रेजेंट स्टेटस है यहाँ पे जो है कि सारे जो है कि लोकसभा में जो है कि आपके ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ पे जो है कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो है कि रिप्रेजेंटेशन ना हो। यहाँ पे एक स्टेट है जहाँ पे SC और ST का है, तो अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ नाउ जो है कि है, तो ये याद रखेंगे। अगर अब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछता है कि शेड्यूल ट्राइब कहीं पे अंडर रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, मीन जो है कि उनकी सीट्स लोकसभा में है कि नहीं, तो मैंने रिसेंट जो है कि अभी चेक भी किया था, अभी से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अभी खाली एज ऑफ नाउ बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास जो है कि SC और ST जो है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे सीट्स जो है कि, इसलिए हमें अरुणाचल प्रदेश, तो ये ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पे इनकी सीट्स लोकसभा में नहीं है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा में मीन्स अपने 543 एज ऑफ नाउ जितनी है उसमें से कितनी सीट्स जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा 84। अभी जो है कि 84 सीट्स जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए अपनी हमारे रिजर्व है, जो कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है कि 2008 में, देखिए यहाँ पे हमने जो है कि डिलिमिटेशन मैंने बताया लास्ट 2002 जिससे हमने सीट्स चेंज की थी, पर यहाँ पे आफ्टर जो है कि 2008 के डिलिमिटेशन के बाद जो है खाली जो है कि आपस में सीट का इंक्रीज हुआ है, मीन जो है कि हमने जो है कि लोकसभा के कंपोजिशन की सीट्स को नहीं चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट को नहीं चेंज किया था, हमने इंटरचेंजेबल किया था। तो यहाँ पे 79 पहले रिजर्वेशन में थी, फिर 2008 के बाद जो है कि इसको 2008 के लिमिटेशन के बाद 84 कर दी गई, 84 जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए 412 है, 84 फॉर द शेड्यूल कास्ट, 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब, जो कि यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द सीट एलोकेटेड फॉर टू द स्टेट इन द लोकसभा इज 42, तो यहाँ बताने, देखिए यहाँ पे जो है कि उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन था 96 और 2014 में पूछा गया था, दोनों का अलग अलग आंसर निकल जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जो हमारा 330 जो है कि बात करता है सीट रिजर्वेशन फॉर दी SCs, तो 1996 तक तो जो है कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में कितनी थी, 42 सीट्स थी, तो रिस्पेक्टिवली वहां शेड्यूल कास्ट के लिए 6, 8 मीन 8 जो है कि वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में 6 सीट जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, पर जो है कि 2008 के बाद ये सीट बढ़ा के 10 और 7 कर दी गई, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो 42 सीट के हिसाब से, तो यह जो है कि आंसर जो है कि हम चेंज कर देंगे। यहाँ 7 जो है कि सही हो सकता था, पर यहाँ पे आप जो है कि नन ऑफ करेक्ट है ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ जो है कि अगर पूछा जाए तो 7 करेक्ट होगा। देन जो है आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, जो मैं बताना चाहा कि 96 तक तो जो है कि आपके पास यहाँ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के पास 42 सीट्स थी, तब जो है कि शेड्यूल कास्ट को इतना दिया गया था, पर यहाँ पे जो है कि चेंज कर दिया गया है, दोनों का स्टेटस इतना हो गया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन दी लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब सीट्स कहाँ पे है, तो ये सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश में, तो सीट भी कौन के पास होंगी, मध्य प्रदेश के पास होंगी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, जो कि याद रखेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स भी हैं शेड्यूल ट्राइब के पास, जो कि बात करता है टोटल ऑफ 6 सीट्स जो है की बात है मध्य प्रदेश में।
देन जो है कि उसके बाद जो है कि आपके झारखंड में 5 है, जो है कि उस झारखंड उड़ीसा में 5 रिजर्व फॉर दी एससी सीट्स, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 सीट रिजर्व है लोकसभा में, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इसलिए। देन जो है कि यहाँ पे कुछ ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, यही मध्य प्रदेश से जो है कि पूछा गया है सबसे मैक्सिमम सीट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अपॉइंट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि गलत है, मतलब क्वेश्चन अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर अगर पूछे कि किसके पास पावर थी तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर थी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर को इलेक्ट कर सकते थे। देन यहाँ पे पूछा गया है वही क्वेश्चन कि 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते थे, तो ये सब क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि बिफोर कंप्लीटिंग इट टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। क्या हम जो है कि जानते हैं कि लोकसभा जो है कि हम जानते हैं लोकसभा ड्यूरेशन ऑफ द हाउस जो कि बात करता है 85 आर्टिकल में, तो हमें पता है लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, जब तक जो है कि हमारे जो है कि कौन से एग्जीक्यूटिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो है कि मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो है कि मेजोरिटी होल्ड करे, मीन जो है कि कोई भी पार्टी लोकसभा में 5 साल के लिए जो है कि रूल कर सकती है जब तक वो मेजोरिटी होल्ड कर रही है। अगर मेजोरिटी गई तो उनको जो है कि डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो कि हेडेड बाय होती है प्राइम मिनिस्टर, तो इसको जो है कि डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर दी कंप्लीटिंग इट्स टर्म। तो यहाँ पे बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगी, तो यहाँ पे लोकसभा को बिफोर टाइम भी हम जो है कि डिसॉल्व कर सकते हैं। और टाइम बढ़ाना हो तो एट द टाइम ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी हो तो 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि 1 साल के लिए एक बार में बढ़ेगा, एक वन टाइम पे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि पीरियड कमेंडेशन जो है कि ये मैंने देखा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किया जाएगा। देन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है समन कर सकते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही और सी थिंक्स फिट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट जो है कि हमारे आर्टिकल 108 में ये प्रोवाइडेड है ज्वाइंट सिटिंग का, अगर चाहे तो वो सम्मन कर सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा को, जहां वो उचित समझे। तो ये जो है कि 108 में है, और उस सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा, उस सेशन को जो है कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर जो है उस सेशन को प्रिसाइड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन जो है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेशंस इन अ ईयर बट नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि आपका जो है कि गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि 3 सेशंस प्रोवाइडेड है, मीन जो है कि हमारे 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन हो गया, मॉनसून और विंटर सेशन, ये 3 सेशन है। और जो है कि तीनों को कंडक्ट कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है कि इस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी जो है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम जो है कि साल में 2 सेशन होने चाहिए, और 30 सेशन का रिक्वायरमेंट तो है ही। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। देन थर्ड कह रहा है नो मिनिमम नंबर ऑफ द डेज दैट आर पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। तो यस जो है कि स्टेटमेंट सही है, नंबर ऑफ डेज डिसाइडेड नहीं है, टाइम डिसाइडेड है, तो ये जो है कि खाली सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से एक बार पॉज करके, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। फिर ये कह रहा है जनरली कितने सेशन होने चाहिए लोकसभा के, तो 3 सेशन होने चाहिए, जो कि बात करता है बजट सेशन, मॉनसून और विंटर सेशन की, जो कि आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सेशन के बीच में। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बात कर रहा है सिटिंग ऑफ द हाउस में भी टर्मिनेटेड बाय, मीन जो है कि सिटिंग ऑफ द हाउस टर्मिनेट की जा सकती है, एडजर्नमेंट, प्रोगेशन, डिसोल्यूशन, तीनों सही की जा सकती हैं, तो ऑल दी ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आप जो है कि एडजर्नमेंट का मतलब जान लीजिए क्या होता है, ये जो है कि आप फिक्स्ड टाइम, मीन जो है कि फिक्स्ड टाइम मीन जो कि कोई डेट देके सेशन को एंड कर रहे हैं, या और इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर रहे हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो कि ये स्पीकर करते हैं, एडजर्नमेंट जो है कि स्पीकर करते हैं, इनडेफिनेट पीरियड और फिक्स टाइम डेट देके कि इतने टाइम तक जो है कि हम सेशन को एडजर्न कर रहे हैं। एक दूसरा होता है एडजर्नमेंट सिने दिन, ये जो है कि सिने दिन, ये जो अगर किया जाए तो ये जो है कि टर्मिनेट किया जा सकता है सेशन को विदाउट गिविंग डेट, मीन जो है कि नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, विदाउट गिविंग डेट जो है कि टर्मिनेट कर दिया जाता है लोकसभा सेशन को, तो इसको जो है कि एडजर्नमेंट सिने दिन बोलते हैं। और एडजर्नमेंट हो रहा है तो ये स्पीकर करते हैं, या तो वो जो है कि इंडेफिनेट पीरियड टाइम के लिए हो जाएगा, तो फिक्स टाइम के लिए कि इस डेट को मिलेंगे, जैसे 2 दिन के लिए कर लिया, आज है सेशन तो 2 दिन के लिए कि 2 दिन बाद मिलना है। डिसोल्यूशन तो मैंने बता दिया ये प्रेसिडेंट करेंगे,
जो है कि लोकसभा जो है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे लोकसभा को। तो प्रोरोगेशन क्या होता है, ये जो है कि होता है एंड ऑफ द सेशन। ये जो मैंने ऊपर बताया एंड ऑफ सेशन, जब आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, एंड ऑफ सेशन होता है, ये कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट जी करते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि ये सेशन अब एंड हो चुका है। तो ये ब्रीफली आप बातें ये सब याद रखेंगे जो कि इस क्वेश्चन के बारे में है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन ऑथराइज है प्रोग्राम करने के लिए, मींस सेशन को एंड करने के लिए। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑथराइज है सेशन को प्रोग्राम करने के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि टर्म ऑफ द लोकसभा, मींस यहाँ पे स्टेटमेंट दी है फॉर द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके और समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 83 में ही प्रोवाइडेड है कि जो हमारे टर्म है उसको जो है कि एक्सटेंड किया जा सकता है वॉर की कंडीशन पे या इमरजेंसी लगी है तो 1 साल के लिए एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कैन बी एक्सटेंडेड 6 मंथ एट ए टाइम, नहीं ये भी गलत है, जो कि मैंने अभी बताया कि 1 साल के लिए। फिर कह रहा है कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, तो ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ कह रहा है कि 2 ईयर एट ए टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका खाली थर्ड स्टेटमेंट सही है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर कह रहा है कि सेशन ऑफ द लोकसभा कॉल्ड एटलीस्ट फॉर, मीन जो है कि कितने 2 बार तो आना ही चाहिए, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 2 बार आना चाहिए। मैक्सिमम गैप 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है और 3 सेशन जो है कि जरूरी है, जो कि आर्टिकल 85 में है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन कोरम कितना होना चाहिए, कोरम हमारा 1/10 का होना चाहिए। मीन जो है कि अगर मान लीजिए अभी 543 जो है कि मेंबर हाउस स्ट्रेंथ है, तो जो है कि उसमें से 1/10 मीन जो है कि 1/10 आपका जो है कि 43.4 हो जाएगा। तो 55 लोग चाहिए हमें वो सेशन को कंडक्ट करने के लिए लोकसभा में। अगर राज्यसभा में जो है कि मान लीजिए अभी 243 सीट्स हैं, तो वहाँ पे 25 जो है कि मेंबर चाहिए कि हम उस सेशन को कंडक्ट कर सके। तो ये कोरम होता है जो कि डिसाइड है हमारे आर्टिकल 100 के थर्ड सेक्शन में, जो है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस में डिफाइन है। तो ये जो है कि याद रखेंगे 100 आर्टिकल में कोरम डिफाइंड है। 1/10 तो होना ही चाहिए, इतने मेंबर्स तो होने चाहिए जो कि प्रेजेंट और वोट कर सके। देन जो है कि वोट नहीं मीन जो है कि उस सेशन को कंडक्ट करने के लिए उतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस की प्रोसीडिंग मूव फर्दर ऑन करेगी। देन जो है कि कोरम के ऊपर क्वेश्चन है जो कि 1/10, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस आल्सो रिपीटेड। यहाँ पे जो है कि पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ से, उत्तर प्रदेश से है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश वहां पे सबसे ज्यादा मेंबर है जो कि है 80। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपके जो है कि बिहार से 40 हैं, जो है कि मध्य प्रदेश से 29 है, वेस्ट बंगाल से जो है कि यहाँ 42 है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है, ये जो है कि आप देख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सीट है महाराष्ट्र के पास, फिर वेस्ट बंगाल के पास, फिर बिहार, देन जो है कि तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन कुछ यही है, जो कि आपके मैक्सिमम सीट पूरा के सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। देन जो है कि रिप्रेजेंटेशन सॉरी यहाँ पूछ रहा है कि कितनी सीट्स है, सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा कंसर्न, किसकी सेकंड और थर्ड रैंक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि महाराष्ट्र होगा, फिर जो है कि उसके बाद जो है कि पहले जो है कि मध्य प्रदेश था, पर मध्य प्रदेश की सीट लेटर ऑन बाइफरकेट हो गई थी, तो मध्य प्रदेश के पास जो है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब बाइफरकेट हुआ तो इसलिए वो ऑप्शन में नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश के पास जो है कि अभी इतनी 29 सीट्स है, पहले 11 और थी, तो हाँ वो ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश दिया था। यहाँ से आप ब्रीफ करके एक बार पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ा आप जो है कि एक लिटिल सा होमवर्क कर लीजिएगा, आप सारी सीट्स का लिस्ट देख के याद कर लीजिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा में कितनी सीट्स है, क्योंकि इससे हमारे कई बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। और इसी बार के जो है कि अपना जो है रिसेंट वाला 2025 का जो कि हमारा यूपीपीएससी हुआ था, उसमें जो है कि मैचिंग में पूछ दिया कि लोकसभा की सीट्स को जो है कि स्टेट वाइज वहाँ स्टेट दिए थे और सीट दिया था मैच करने के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आफ्टर उत्तर प्रदेश किसके पास जो है कि हाईएस्ट है, तो महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट सीट है। और जो है कि यहाँ पे लोकसभा के पास सीट एलोकेटेड होती है राजस्थान में कितनी, तो लोकसभा के पास राजस्थान की 25 सीट है, लोकसभा सीट्स ऑफ राजस्थान इज 25, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कितने मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं उत्तराखंड से लोकसभा में, तो यहाँ पे जो है कि उत्तराखंड में जो है कि 5 मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं। देन जो है कि मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सीट एलोकेटेड टू द बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज इक्वल टू, मीन देखिए यहाँ पे बिहार का पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी यहाँ स्टार इसलिए क्योंकि अभी जो है कि अभी के हिसाब से जो है कि चेंज हो जाएगा आंसर, क्योंकि देन टाइम पे जो है कि बिहार के पास 54 सीट्स थी,
और जब जो है कि बिहार और झारखंड को बाइफरकेट किया गया तो 40 सीट बिहार के पास रह गई और 14 झारखंड को दी गई। तो जो है कि इसका आंसर जो है कि कहीं कहीं मैच नहीं करेगा इनमें से, क्योंकि असम और मध्य प्रदेश के पास थी। मध्य प्रदेश के पास 40 थी, असम के पास 14 थी, तो 54 हो जाता। बिहार के पास 54 थी, पर बिहार के पास ही अब 40 बची हैं और 14 झारखंड को चली गई हैं। और मध्य प्रदेश को भी बाइफरकेट कर दिया गया था, तो मध्य प्रदेश के पास 29 बची और छत्तीसगढ़ के पास 11। तो इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी रिलेटेबल होनी चाहिए, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ स्टेट है जो इक्वल सीट है लोकसभा में। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियसली बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, जिसके लिए हमें पूरा ये याद रहना चाहिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी जो है कि स्टेट वाइज लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए। स्टेट वाइज लिस्ट जो कि कितनी सीट्स लोकसभा और राज्यसभा की है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है कि इजिली टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है कि जैसे यहाँ जो है कि देखिए कितनी लिस्ट लगी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन टैकल करने के लिए हम जो है लोकसभा और राज्यसभा की जितनी सीट्स हैं उनको याद कर ले, तो बाकी प्लस माइनस का काम तो हम इजिली कर सकते हैं। तो ये काइंडली आप होमवर्क में थोड़ा सा लेके इसको एक लिस्ट बना लीजिए, जो है कि एक पेज पे इधर लिख लीजिए स्टेट और इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा, और यहाँ स्टेट के नाम यहाँ लोकसभा राज्यसभा कर लीजिए और मिसलेनियस जो है कि आप जो है कि ऐसे जो है कि रिलेट करके आप सीटें याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि किसकी इक्वल सीट्स है, तो जो है कि देखते हैं यहाँ पे सीट एलोकेटेड है स्टेट में। देखिए डिफरेंट, पंजाब के पास 13 है, असम के पास 14 है, गुजरात के पास 26, राजस्थान के पास 25 और अदर स्टेट की भी दी है। जैसे ऊपर हमने मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ के पास 11 है, बिहार के पास 40 है, झारखंड के पास 14 है और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा 80 है। तो ऐसी चीजें आपको याद रहेंगी, तो यहाँ से जो है कि हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और एट प्रेजेंट जो है आपके तेलंगाना जो है कि 42 सीट के साथ थी, जो है कि और जो है कि 42 सीट इन दी आंध्र प्रदेश और 17 सीट हैज बीन गिवन अलॉटेड टू दी तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के पास जो है कि अभी 25 सीट बची हुई है। मीन्स टोटल पहले जो था आंध्र प्रदेश के पास 42 सीट थी, पर बाइफर्केशन होने के बाद 2014 में तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना को 17 सीट्स दे दी गई और जो है कि आंध्र प्रदेश को 25। तो यहाँ पे ऐसे चीजें याद रख सकते हैं। और जो है कि वेस्ट बंगाल के पास देखिए 42 है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास 42 है और आंध्र के पास जो है कि 42 थी पहले, क्योंकि 2005 क्वेश्चन पूछा गया तो ये उस वक्त डी आंसर सही होता। पर एज ऑफ नाउ अगर ये 2026 में पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है कि दूसरे फॉर्मेशन में आ जाएगा जिनके पास इक्वल सीट्स। जैसे अभी असम के पास 14 है, तो असम के साथ अगर ऑप्शन दे दे हमारा क्या, झारखंड दे दे, झारखंड दे दे, क्योंकि झारखंड के पास भी 14 सीट्स हैं, तो ये आंसर हमारा ए हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप रिलेट करके याद रखेंगे। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो है कि आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीट से रिलेटेड, तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, काइंडली आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिनके पास सिर्फ एक सीट है, दे ओनली हैव द वन सीट इन द लोकसभा। तो ऐसी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, सिक्किम, मिजोरम है जिनके पास जो है कि एक सीटें हैं अवेलेबल। जैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम और अदर स्टेट्स की बात करें तो जो है कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, नागालैंड हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन सबके पास ओनली लोकसभा की एक सीट अवेलेबल है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। आई होप जो है कि आप इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं यहाँ पे एज डिटेल मत जो है कि डीप डाउन करूँ, जो है कि आप इसको रटना है तो इसको काइंडली एक लोकसभा राज्यसभा का जो है कि आप लिस्ट बना के रट लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है कि मैं किसी स्टोरी या निमोनिक बना के जो है कि याद कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं उसका सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें जो है कि पार्लियामेंट के जितने सारे फैक्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री फैक्ट्स, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स आज मैंने जो है कि आपको याद कराया ऊपर, जो है कि हमने जो है कि 79 से 123 आर्टिकल याद किए, वैसे ही इसी तरीके से लोकसभा के इलेक्शन हो गए, लोकसभा इलेक्शन है ना, लोकसभा राज्यसभा की सीट हो गई, या अदर कोई जो है कि इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे लोकसभा में कितनी वुमेन्स थी, फर्स्ट वुमेन, ये सब, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से ले आऊंगा, नहीं तो इस लेक्चर में इंक्लूड करने में लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। देन जो है कि हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि बात कर रहे हैं किन किन स्टेट्स के पास 2 मेंबर सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो है कि त्रिपुरा है जिसके पास 2 मेंबर सीट्स है, और अदर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, जिनके पास 2 सीट्स है रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नेचर के होते हैं, क्योंकि हमें एरिया याद रहना चाहिए और बहुत सारे एरिया को याद करने की जरूरत नहीं है। मीन सोचिए हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और जो है कि आपके पास यूनियन टेरिटरी है, और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया जो है कि याद करने लगे तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है। जैसे देखिए कि कौन सा कितना बड़ा है, जैसे हमें पता है लद्दाख के पास एक सीट है पर वो बहुत बड़ा एरिया है लद्दाख का, मीन जो है ये अपना इंडिया है,
तो यहाँ जो है कि जम्मू कश्मीर कुछ इस तरह से है, यहाँ पीओके है, यहाँ अक्साई चीन, तो लद्दाख का एरिया जो है काफी बड़ा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कंगरा दिया हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख हो गया, कच्छ हो गया, बिलवारा हो गया। तो ये सब जो है कि हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अपना जो है कि कॉमन सेंस यूज करके अपने जो है कि एक्टिव जो है कि इंटेलिजेंस गेस जिसे कहते हैं, तो इस तरीके से हम जो है कि ऐसे आंसर को मतलब रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लद्दाख ऐसे रीच करेंगे। क्योंकि बाकी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो बहुत ज्यादा फैक्चुअली नहीं जाना है, हमें जो है कि अपने थोड़ा इंटेलिजेंस गेस का यूज करना है, क्योंकि इतने ज्यादा फैक्ट जो है कि याद कभी रिटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो है कि इसी के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आफ्टर द डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी उत्तर प्रदेश, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जो कि लास्ट में 2008 वाली हुई है, उसने बाउंड्रीज जो चेंज की थी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी हुई? उन्नाव हो गई थी। तो ये आप याद रखेंगे कि उन्नाव की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी उस वक्त सबसे बड़ी हो गई थी। देन जो है कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर दी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जो है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होते हैं एमपीज के, उसमें जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2011 का है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हुए हैं। और अभी की जो है कि लिमिट है वो है आपके 95 लैक्स, जो है कि अभी आप जो है कि कोई भी एमपी का इलेक्शन हो रहा है, मीन्स लोकसभा राज्यसभा जो भी है, लोकसभा का ही मानेंगे क्योंकि वही डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में अभी 95 लाख रुपए जो है कि आप एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है इन द एक्सपेंडिचर मीन, जो है कि आप जो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं या जो भी आपका प्रचार हो रहे हैं, तो उसमें 95 लाख रुपीज मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। फॉर स्टेट असेंबली जो कि 40 लाख कर दिया गया है, 28 लाख से बढ़ा के। प्रीवियसली जो है कि 28 लाख था, 40 लाख कर दिया गया है। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे। देखिए स्मॉलर स्टेट्स के लिए कितना है, मैक्सिमम लिमिट है 48 लाख, 40% हायर देन फ्रॉम द प्रीवियस 20 लाख। ये जो है कि बिगर स्टेट्स के लिए, स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इनके लिए है। पर स्मॉल स्टेट लाइक सिक्किम और जो है कि अगर मान लीजिए आपके नागालैंड हो गए या त्रिपुरा हो गया, तो दे हैव मैक्सिमम लिमिट ऑफ 28 लाख रुपीज। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन द केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है बाय द कैंडिडेट, मतलब जनरल कैंडिडेट और SC/SC कैटेगरी के लिए कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। मीन जो है कि जब आप नॉमिनेशन फाइल भरने जाते हैं तो वहाँ सर्टेन चीज है कि आप इतने परसेंटेज वोट मिलाएंगे, जो कि अभी फिक्स है। अगर आप 1/6 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट अगर आप रिटेन नहीं कर रहे हैं, मीन मान लीजिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर एग्जांपल 60,000 वोट है, अगर आप 10,000 वोट नहीं रिटेन कर रहे हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कि आपने जमा की होगी इलेक्शन कमीशन के साथ, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो है कि ऑप्शन फ्रॉम 2002 है, तो ये ऑप्शन जो है कि हमें जो है कि यूजफुल नहीं है, क्योंकि अभी लिमिट्स चेंज कर दी गई है जो यहाँ पे एज सच मेंशन है। तो लोकसभा में जो है कि जनरल कैटेगरी कितना है, 25,000 डिपॉजिट देना है। SC/ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट होगा तो उनको 12,500 रुपए देने हैं। देन जो है कि यही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के लिए 5,000 रुपए। देन जो है कि अगला क्वेश्चन जो है कि मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कितना ये बात कर रहा है कि लोकसभा में कैंडिडेट लूज हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही सी डज नॉट गेट हाउ मच परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का मतलब होता है जितने वोट्स वहाँ पे मतलब आपके वोटर लिस्ट में है और उसका परसेंटेज लिया जाता है, उसको जो है कि फुल 100% माना जाता है और उसमें जो है कि कितने वोट आपने कास्ट हुए हैं तो उस हिसाब से जो है कि देखा जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है 1995 का है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। अभी जो है कि आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 1/6 ऑफ द वैलिड वोट आपके पोल होने चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वाज हेल्ड इन, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? जैसे कि जानते हैं हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे। आफ्टर दैट हम इस कंडीशन में नहीं थे कि क्योंकि तुरंत अपना जो है कि इलेक्शंस करा सके, तो हम जो है कि इलेक्शंस नहीं करा सकते थे। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया, जिसमें जो है कि प्रोविजन प्रोवाइड किया कि अपने जो है कि असेंबली जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि फॉर्म होगी, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, वो जो है कि अभी इनडायरेक्टली जो है कि इलेक्शन हुए। इनडायरेक्टली का मतलब हो गया इनडायरेक्टली जो है कि इलेक्शन कराए गए लोगों से। तो वहाँ प्रिंसली स्टेट से जो है कि वहाँ के प्रिंस ने अपने यहाँ से एक नॉमिनेट करके भेज दिया, और कुछ जो है कि INC के इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। इंटरिम गवर्नमेंट जो है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रन किया था। और जो है कि आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी 1950 में, जो 1950 में 26 जनवरी को जो है कि लागू हो गया, तो उसके बाद जो है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऐसी बॉडीज फॉर्म हो गई थी, जो कि 26 नवंबर 1949 से ही जो है कि
एनफोर्सेबल थी, मीन जो है कि इस दिन से एनफोर्स की गई थी, इस दिन एनेक्टमेंट डेट था। तो वहां से जो है कि जब इलेक्शन कमीशन एनफोर्स हो गई थी तो उसने जो है कि पहला जनरल इलेक्शन 1952 में कराया था। तो ऐसे याद रखेंगे आप, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में था। और यहाँ पे हमने ये जान लिया कि रीजन क्या है, हम इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है कि तुरंत क्यों नहीं कराया हमने, हमने जो है कि 1952 में क्यों कराया, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो उस हालत में नहीं थी, मीन्स जो है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होते ही तुरंत जो है कि इलेक्शन करा सके। तो वहाँ पे एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जो कि 1947 एक्ट के जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, तो उसके अंदर प्रोविजन जो कि मैंने आपको समझाया, तो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और देखिए डेट्स क्या थी इनकी, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें 489 सीट्स पे हुआ था। और पहली लोकसभा 13 मई 1952 1952 में पहली लोकसभा फॉर्म हुई थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है टेन्योर ऑफ विच लोकसभा अबाउट द 6 इयर्स। और ये एक ही बार हुआ है, टेन्योर ऑफ द लोकसभा 6 ईयर का हुआ है जब नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 लगी थी। तो वहां पे जो है कि आपका टेन्योर जो है कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इलेक्शन नहीं करा सकते थे। तो टेन्योर कितना था, फिफ्थ लोकसभा का, जो कि अबाउट 6 ईयर था, विच फंक्शन फ्रॉम दी 15 मार्च 1971 टू 18 जनवरी 1977। और दूसरी चीज देखिए, हमें एक और लिस्ट, जैसे आप ये एक लिस्ट तैयार करेंगे स्टेट लोकसभा राज्यसभा सीट की, तो एक लिस्ट आपके पास ये भी होनी चाहिए, जो भी जितने भी लोकसभा इलेक्शंस हैं, मीन जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए कि फर्स्ट लोकसभा कब हुई थी, उनके डेट्स भी आपको याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट लोकसभा, सेकेंड लोकसभा कब फॉर्म हुई, कब डिजॉल्व हुई, थर्ड लोकसभा। तो ये याद रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन टैकल करने में ईजी होता है। जो कि अगर हमारे पास एक A4 साइज सीट में जो है कि अलग से बना के रख लेंगे, तो हमारा वन टाइम जो है कि इन्वेस्टमेंट और जो है कि उसका लाइफ टाइम यूज हो जाता है। जितने भी एग्जाम देंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको टैकल आउट कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द 9th लोकसभा जो है कि कब डिसॉल्व हुई थी, वॉज डिसॉल्व ऑन विच डेट। तो ये जो है कि आपकी 13 मार्च 1991 में डिसॉल्व कर दी गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसा पढ़ सकते हैं यहाँ से। देन जो है कि 12th लोकसभा के बारे में पूछ रहे हैं, तो 12th लोकसभा कब जो है कि हेल्ड हुई थी इंडिया में, तो जो है कि आपकी फरवरी 1998 में जो है कि लोकसभा 12th लोकसभा फॉर्म हुई थी। देन इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है कि 11, 13, 9 कब फॉर्म हुई है। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, देखिए यहाँ पे जो है कि 7th जो है कि 1982 में नहीं हुई थी, ये 1980 में हेल्ड हुई थी लोकसभा। मेन जो है कि फॉर्म हुई थी जब हमारी 7वीं बार इलेक्शन होती है, जो कि लोकसभा फॉर्म हुई थी हमारे पार्लियामेंट में, तो 1980 में थी। देन इसी तरीके से जो है कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अब साइड चेंज हो रहा है, जो कि बात कर रहा है लोकसभा का लीडर कौन होता है। तो लोकसभा का लीडर आप जो है किससे कंफ्यूज नहीं रहेगी कि स्पीकर है, स्पीकर नहीं होगा, हमें लोकसभा का लीडर, ये तो लीड करते हैं, मीन जो है कि चेयर करते हैं लोकसभा को। लोकसभा का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है कि लोकसभा के लीडर होते हैं, बिकॉज ही हैड दी मेजोरिटी, मीन्स मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द हाउस, जिसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्ट्री रहती है, जो पूरे हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मेन फंक्शनिंग काम है उनको जो है कि रन करते हैं। तो इसलिए लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द लोकसभा कौन होते हैं, लीडर ऑफ द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। और जो है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन ही कैन नॉमिनेट द अनदर मिनिस्टर ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 14th लोकसभा में मनमोहन सिंह को राज्यसभा से नॉमिनेट कर दिया गया था। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जो कि ब्रीफली आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और द स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड और टू बी डिक्लेयर्ड। मीन जो है कि कह रहा है कि 50% आपको वोट चाहिए, मीन्स मान लीजिए वहां 10,000 वोट है तो आपको 50% चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, हमारे यहाँ क्या होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम यूज होता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जो कैंडिडेट, मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, तो 3 कैंडिडेट में से जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, मीन्स जिसके पास मैक्सिमम वोट होंगे, वो कैंडिडेट जो है कि इलेक्टेड माना जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि रॉन्ग हो जाएगा। देन जो है सेकंड स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू दी मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मीन जो है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है स्पीकर जो है कि मेजोरिटी पार्टी का होगा या जो है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी होगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। बस ये प्रोवाइडेड है, देयर शैल बी फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा मस्ट चूज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो है कि आपके पास 2 मेंबर चूज होने चाहिए। और जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर तो सिंस 2019 जो है कि चूज ही नहीं किए गए, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो जो है कि यहाँ पे नाइदर 1 और 2 जो है कि इनकरेक्ट है।
यहाँ पे देखिए आपका जो है कि एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से जीतेगा, जो कोई भी जीतेगा। एंड आर्टिकल 93 ये प्रोवाइड करता है कि जैसे ही हाउस फॉर्म होगा तो वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज करने का प्रोविजन दिया गया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर इज, तो हमारे लोकसभा स्पीकर नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, चूजन होते हैं कि अपॉइंटेड होते हैं। तो यहाँ लोकसभा स्पीकर को चूज किया जाता है। मीन जो है कि आपके अमंग द मेंबर्स ऑफ दी हाउस जो है कि 93 आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि 2 मेंबर चूज किए जाएंगे, एक तो स्पीकर होंगे, दूसरे डिप्टी स्पीकर होंगे। तो ये बात याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर हमेशा चूजन होते हैं अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। अब जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो इलेक्ट कैसे कौन करता है, तो फ्रॉम दी ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा, सारे मेंबर ऑफ द लोकसभा मिलके जो है कि अपने स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लोकसभा को चेयर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो है कि आर्टिकल जो है कि बात करता है कौन सा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल जो हम अभी ऊपर पढ़ के आएंगे, जो कि हमारे ओथ्स की बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। तो वहाँ सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं। इनमें से कौन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक दी ओथ, मतलब इनको ओथ लेने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए प्रेसिडेंट भी ओथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी लेते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी ओथ लेते हैं, बट ये आपके स्पीकर जो है वो ओथ नहीं लेते हैं। स्पीकर डज नॉट टेक दी ओथ, और इसका रीजन क्यों है, क्या है, अगर वो इलेक्ट होके आते तो ओथ लेनी पड़ती है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शन, तो वो जो है कि आपके चेयरमैन जो है कि बाय डिफॉल्ट बनते हैं, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको ओथ लेनी पड़ती है। बस स्पीकर क्या है, ही इज चूजन अमंग दी मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो इनको ओथ लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप बात ब्रीफली याद रखेंगे कि कौन ओथ नहीं लेते हैं, स्पीकर ओथ नहीं लेते हैं। देन इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका जो है कि एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि आपको डज नॉट टेक दी ओथ, तो हमारे जो है कि स्पीकर जो है इसमें जो है कि स्पीकर जो है कि आपके ओथ नहीं लेते हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गए, सब लोग जो है कि ओथ टेकन करते हैं, देखिए जिनके प्रोवाइडेड है प्रोविजन। जैसे 93 जो है कि डील करता है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से, 94 डील करता है इनकी वैकेंसी रिलेटेड से, 95 जो है कि पावर डिस्क्राइब करता है, और जो है कि आर्टिकल 60 में जो प्रेसिडेंट है, 69 में जो है कि वाइस प्रेसिडेंट की बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि 54(7) और जज सुप्रीम कोर्ट 6 में इनके जो है कि प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स हैं, मींस जिसके अंडर ये लोग आर्टिकल में मेंशन है कि ये लोग ओथ लेंगे। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली कि कौन कौन से आर्टिकल है जिनमें इनकी ओथ की बात हुई है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि हु डज द स्पीकर ऑफ द इस लोकसभा सबमिट्स रेजिग्नेशन टू। अगर मान लीजिए स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है, रिजाइन करना है, तो किसको सबमिट करेंगे, वो डिप्टी स्पीकर को जो है कि रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर को देना है तो वो जो है कि रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को दे सकते हैं। अगर वहां तो कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा ही, मीन जो है कि मान लीजिए कि डिप्टी स्पीकर नहीं अवेलेबल है, देन जो है कि वो आप जो है कि प्रेसिडेंट को जो है कि रेजिग्नेशन देंगे, और जो है कि एज कंसल्टेड बाय मीन जो है कि जो भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट जो है कि डिटरमाइन कर दे। तो ये सब प्रोविजन जो है कि आप छोटे छोटे याद रखेंगे। देन यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है रेजिग्नेशन रिलेटेड टू स्पीकर, वो कि आपके डिप्टी स्पीकर को देंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिमूवल की बात हो रही है, लाइक द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट तो नहीं होता है, उनको रिमूव किया जाता है बाय द रेजुलेशन, बाय रेजुलेशन रिमूव किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी है कि बाय रेजुलेशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द हाउस। सारी मेजोरिटी होगी, मींस जो है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस से जो है कि लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया जाता है बाय द रेजुलेशन। तो जो है कि ये याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। कैसे रिमूव करते हैं, बाय द रेजुलेशन ऑफ द लोकसभा पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द हाउस। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम अबाउट द आस्किंग अबाउट द रिमूवल, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। रेजुलेशन पास होगा टू द इफेक्ट विद द मेजोरिटी, तभी जो है कि उनको रिमूव किया जाएगा। देन इट इज द रिपीट क्वेश्चन, तो इसको स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ऑफिस ऑफ द स्पीकर के बारे में बात हुई है, सर्टेन स्टेटमेंट दी है, और कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है जो भी ऑफिस का टर्म है उनके, वो जो है कि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मीन जो है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके रिमूवल की भी पावर जो है कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं, तो उसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। बस एज वी नो, अभी हम पढ़ के आए,
ये जो है कि चूजन होते हैं अमंग दी मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये कुछ स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये जो है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को होल्ड नहीं करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि विच ही नीड टू बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि ये कोई भी मेंबर नहीं होने चाहिए हाउस के, और जो है कि अगर वो बन जाते हैं तो 6 महीने के अंदर जो है कि इलेक्शन में उनको करके वो मेंबर बनने चाहिए हाउस के। तो ये प्रोविजन नहीं है, इसको जो है कि वर्षा कर दिया गया, उल्टा है। तो मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ही लूजेस हिज ऑफिस इफ हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब तक नई लोकसभा फॉर्म नहीं हो जाती है तब वो जो है कि रिमूवल माने जाते हैं, और नई लोकसभा फॉर्म होने के बाद है उनको जो है कि प्रोटेम स्पीकर जो कि चूज किए जाते हैं तुरंत। वो भी प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हाउस के, उनको जो है कि प्रोटेम स्पीकर अलॉट किया जाता है, जो कि सारे एमपीज की ओथ को दिलाते हैं। फिर देन जो है कि प्रोविजन है कि आप अब जो है कि स्पीकर को चूज कर लीजिए, जो कि सारे मेंबर मिलकर चूज करते हैं स्पीकर को। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन लास्ट स्टेटमेंट है इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन रेजिग्नेशन टू बी एड्रेस बाय द डिप्टी स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो अपना रेजिग्नेशन जो है कि डिप्टी स्पीकर को देकर रिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 94 में भी यही लिखा हुआ है कि स्पीकर मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 94 में ही प्रोवाइडेड क्या कि यहाँ पे जो लिखा है नॉट, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ द हाउस होने चाहिए, तभी तो चूज करेंगे। अभी ऊपर से हम पढ़ते हुए चूज करना है हमें, तो वो मेंबर ऑफ द हाउस रहेंगे तभी तो चूज करना है उन्हें। तो ये जो है कि स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा, और स्पीकर में भी रिमूव बाय दिस। तो ये आप एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें जो है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और बताना है कि करेक्ट क्या है। तो ये जो है कि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट तो रिपीट हो गया, तो ये तो जानते गलत है। दूसरा भी स्टेटमेंट रिपीट है, क्योंकि ये कह रहा है कि नॉट द मेंबर, यहाँ पे मेंबर होने चाहिए हाउस के, तो ये भी गलत है आपका। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि डिप्टी स्पीकर से रिजाइन करने के लिए है, तो ये स्टेटमेंट सही है, जो कैंसिल हो जाएगा बी आपका। तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, जो कि मैंने अभी बताया प्रोटेम स्पीकर चूज किए जाएंगे एडमिनिस्टर दी ओथ ऑफ द मेंबर्स। जैसे ही लोकसभा जो है कि डिसॉल्व होगी तो वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर जो होंगे करंट, वो रिजाइन नहीं करते हैं। जब नई लोकसभा फॉर्म हो जाएगी तब इनका रेजिग्नेशन मीन ऑटोमेटिकली जो है कि हट जाते हैं, और वहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। वो जो है कि सबको वोट दिलाते हैं, मीन्स यही इनका काम है प्रोटेम स्पीकर का। देन जो है कि वोट दिलाने के बाद सारे एमपीज को यहाँ से जो है कि चूज किए जाते हैं आपके स्पीकर। तो ये प्रोविजन आपको याद रखना है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर। तो सबसे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर, जो है कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे वो जो है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है कि अनाउंस किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार ब्रीफली आप देख सकते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ कास्टिंग वोट्स ओनली। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास देखिए कास्टिंग वोट का जो है कि राइट होता है। इस आर्टिकल आपके 100 जो है कि इसमें प्रोवाइडेड है कि कास्टिंग वोट होगा। अब ये कास्टिंग वोट क्या होता है? ये किसी इमरजेंसी और ऐसे के लिए यूज नहीं किया जाएगा। जब भी लोकसभा में टाई अप हो जाएगा मीन जो भी आपके फेवर में बिल में है और जो है कि अगेंस्ट में है, दोनों वोट जो है कि बराबर हो जाएंगे यहाँ दोनों वोट, तब जो है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास कास्टिंग वोट पावर है, तब वो अपना फेवर अगेंस्ट में दे के उस बिल को पास या जो है फेल कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ये इन द केस ऑफ कब होता है ये? इन केस ऑफ टाई व्हेन दी वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। तो ये गवर्नमेंट को सेव करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और कोई इमरजेंसी के लिए नहीं। वो तभी कर सकते हैं जब केस ऑफ टाई होगा। देन जो है कि ये प्रोविजन आपका यहाँ प्रोवाइडेड है, ऐसा आप एक बार पढ़ सकते हैं। देन जो है कि मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है कि आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि वही पूछ रहा है कि कब वोट कर सकते हैं, जो कि किस प्रोविजन में है, आर्टिकल 100 में है। हु आर दी फर्स्ट स्पीकर। अभी जो है कि यहाँ देखिए एक और लिस्ट बनाने का काम आ गया है। क्या? जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी स्पीकर हैं उनकी लिस्ट बनानी होगी, मतलब 1 से लेके अब तक जो है कि अभी 18th लोकसभा चल रही है। 18th लोकसभा जिसके स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। 17th के भी थे ओम बिरला जी, तो ये हमें याद रखना है। और पहले कौन थे? पहले थे आपके हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑन द इंडिया। तो ये जीवी मालविंकर जी, मीन श्री गणेश वासुदेव मालविंकर जी जो है कि हमारे फर्स्ट टाइम के फर्स्ट स्पीकर थे, और यही फर्स्ट स्पीकर थे, और इन्हीं के ऊपर जो है कि पहले रेजोल्यूशन, पहला रिमूवल ऑफ द रेजोल्यूशन भी इन्हीं के ऊपर लगा था, जो कि आगे क्वेश्चन में भी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि कौन से ईयर में कौन कौन जो है कि स्पीकर रहे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 18th नंबर पे लिखा हुआ है
श्री ओम बिरला जी, जो कि 2019 से अभी तक प्रेजेंट के लिए है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ से एक बार पॉज करके आप याद कर सकते हैं। देन ये जो कि पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट कौन थे, तो जीवी मालविंकर। यहाँ पे क्वेश्चन है 83 नेक्स्ट, जो कि फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस वाज जो है कि मूव्ड इन द लोकसभा। तो ये पहले स्पीकर पे ही हमारे जो है कि मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस चला गया था, जो कि हमारे आचार्य जेबी कृपलानी विद 21 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट मूव किया था ऑन 15 दिसंबर 1954। तो ये जो है कि बात आपको याद रखनी है, जो कि ये चीज हो चुकी है। जीवी मालविंकर जी पहले स्पीकर, और पहले स्पीकर जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो चुका है। देन जो है कि क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल जो है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये मीरा कुमारी, मीरा कुमारी जो है कि हमारे कुमार जो है कि फर्स्ट स्पीकर थी, फीमेल स्पीकर, जो कि ये आप याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी। तो सच आप यहाँ से देख सकते हैं, सी वाज चूजन अनअपोज्ड एज स्पीकर एंड सर्व फ्रॉम दी जून 2009 टू जून 2014 तक इन्होंने अपना सर्व किया था। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा टर्म है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि देखिए 2019 से 14 में, तो आप बताएंगे कौन से लोकसभा की वो थी, मीन जो कि कौन सी लोकसभा फॉर्म हुई थी, तो ये जो कि उसकी स्पीकर थी। देन जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। देन जो है कि मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट बिजनेस में जो है कि लोकसभा की है, तो इलेक्शन और जो डिप्टी स्पीकर होगा शैल बी हेल्ड, मीन जो है कि जो भी है कब हेल्ड करेंगे, जब स्पीकर डेट फिक्स करेंगे। तो ये सही स्टेटमेंट है। मीन जो है कि हमारे स्पीकर ही डिटरमाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट को, जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में लिखा होगा। देन जो है कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो ये जो है कि कुछ ऐसा नहीं है रूल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। देन जो है नेक्स्ट जो है कि बात कर रहा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है कि इस डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द ड्यूटी। तो ये जो है कि आपका आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, क्योंकि ऊपर ही पढ़ के आए हैं। यहाँ पे जो है कि डिप्टी स्पीकर सेम पावर परफॉर्म करेंगे जब भी जो है कि वो परफॉर्म कराएंगे ड्यूटी ऑफ द स्पीकर, मीन जो है कि स्पीकर जो है कि किसी तरीके से वेकेंट या जो है कि एब्सेंट है, तो उनको सारी पावर और प्रिविलेज मिलेंगे स्पीकर के डिप्टी स्पीकर को। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड है गलत। एंड जो कि फोर्थ कह रहा है वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दी दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड। तो ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो मोशन जो है कि आपके स्पीकर पास कर रहे हैं और जो है कि ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसको जो है कि अप्रूव कर ले, तो ये प्रोविजन नहीं है। तो सेकंड फोर्थ गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पे जो है कि ब्रीफली आप जो है कि ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं जो कि मैंने बताया है, जो कि आपकी आर्टिकल्स भी यहाँ मेंशन है। देन जो है कि मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है। तो ये जो कि देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो अभी हमारा प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। तो अभी एज ऑफ नाउ का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हमारा ओम बिरला आंसर हो जाता। और जो है कि सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे स्पीकर सुन लिया, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर पूछे गए हैं। तो प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर है ही नहीं हमारे पास, जो है कि क्यों, क्योंकि वो पिछले 6 साल से इलेक्ट ही नहीं किए जा रहे, क्योंकि जो है कि इलेक्शन ही नहीं हो रहा है डिप्टी स्पीकर से। तो प्रेजेंट स्टेटस जो है वीकेंट है फ्रॉम दी लास्ट 6 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास पिछले 6 साल से डिप्टी स्पीकर की कोई सीट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पहली बार जो है कि एट द टाइम ऑफ हिंदी 1990 पीएम सैयद वाज डिप्टी स्पीकर। जो उस वक्त जो है कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस वक्त जो है कि पीएम सईद जो थे वो हमारे डिप्टी स्पीकर थे। पर जो है कि लास्ट में जो है कि हमारे कौन जो है कि चिरंजीत सिंह 14th लोकसभा के थे, और कायरा मुंडा जो है कि 15th लोकसभा के, और जो कि 16th लोकसभा के कौन थे, एम थाम्बी तुरई जी, जो कि 16th लोकसभा के थे। 17th लोकसभा से आपकी 18th लोकसभा 2019 में से अब तक कोई भी डिप्टी स्पीकर हमारे पार्लियामेंट में नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देन जो है कि मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इन द केस ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ओवर द लोकसभा हैज द राइट टू, तो वो वोट कर सकते हैं इन इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द वोट्स, मीन जो है कि टाई अप हो जाएगा तो डिप्टी स्पीकर के पास भी वो पावर है जो हमारे स्पीकर को दी जाती है।
देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे पहले ट्राइबल स्पीकर की बात हो रही है, जो कि कौन है, आपके पीए संगामा। तो जो पीए संगामा है वो हमारे फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर है इन दी 1996 में, जो है कि पहली बार जो है कि ट्राइबल स्पीकर बने थे 11th लोकसभा के। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किसके। तो लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पर हमने जो है कि जाना है आर्टिकल्स में कि आर्टिकल का प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि एवरी मीन्स पार्लियामेंट हैज हिज ओन सेक्रेटरीट, जो कि ओन सेक्रेटरीट होगी दोनों, अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस दैट इज लोकसभा और राज्यसभा जो कि हमारी हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट है, दोनों के पास एक अपना सेक्रेटरीट रहेगा जो कि मैनेज करते हैं अपने उनके जो है कि प्रोविजन, जो है कि स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो है कि सब वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। तो लोकसभा का सेक्रेटरीट जो कि डायरेक्ट कंट्रोल होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है हमारे लोकसभा का उसको रन करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि लोकसभा सेक्रेटरी जो है कि हमारे लोकसभा स्पीकर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देन 92 क्वेश्चन बात कर रहा है कि वुमेन इन दी 15th लोकसभा। यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट है कि हमारे जो है कि 15th लोकसभा में कितनी वुमेन्स है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, वैसे आएगा नहीं, पर यहाँ पे हम जो है कि यहाँ 15 की जगह मान लीजिए 17 या 18th लोकसभा का पूछता तो ऐसा सच पढ़ लेते हैं उसके बारे में। जैसे देखिए 18th लोकसभा में कितनी वुमेन्स है, आपकी 18th लोकसभा में 74 वुमेन्स है, जो कि 78 वुमेन्स थी 17th लोकसभा में, जो कि हमारे कम है, जो कि 4 सीट्स कम हो गई है। 17th लोकसभा जो फॉर्म हुई थी उसमें कितनी वुमेन थी, 78 वुमेन्स थी। पर अभी जो 18th लोकसभा फॉर्म हुई है उसमें जो है कि आपकी 2024 में, तो उसमें जो है कि वुमेन्स कितनी है, 74 वुमेन्स है। और मैक्सिमम कहाँ से है, मैक्सिमम है वेस्ट बंगाल से, जो कि 11 होल्ड करता है। अगर मैक्सिमम पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी से सबसे ज्यादा वुमेन्स एमपी है, जो कि 30 है। देन जो है कि कांग्रेस से 14 एमपी वुमेन्स है। देन जो है कि होल्ड करता है टीएमसी, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज पार्टी है, परसेंटेज शेयर का देखें तो मीन्स जो है कि टीएमसी जो ट्राइबल अपनी जो है कि कांग्रेस है उसमें जो है कि 11 जो है कि वुमेन्स जो है जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पार्टी है, सबसे ज्यादा पार्टी में जो है कि सबसे ज्यादा सीट्स है 30 बीजेपी के पास, पर इन दी टर्म ऑफ परसेंटेज जो है टीएमसी के पास है। देन जो सपा के पास 4 है, डीएमके के पास 3, जेडीयू के पास 2 है। तो ये आप ब्रीफली ये सब याद रखेंगे जो हमारी 18th लोकसभा से रिलेट करता है। 18th लोकसभा की वुमेन सीट कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि नंबर ऑफ वुमेन जो है कि पार्लियामेंट में लोकसभा में कितनी सीट्स थी। ये 2021 का क्वेश्चन है, पर जो है कि एज ऑफ नाउ पूछता है, इन 2026 पूछेगा ये क्वेश्चन, या अभी 2025 से कोई पेपर होने वाला है तब पूछेगा। तो हमें जो है कि याद रखना है सबसे ज्यादा सीट थी 2019 में जो कि 78 थी, जैसा कि मैंने बताया, और 2024 में जो कि घट के 74 हो गई हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। देन जो कि 1977 में देखे तो ओनली 19 वुमेन थी जो कि रीच दी लोअर हाउस में, जो कि लोकसभा में पहुंची थी। देन इसके बाद जो है कि 94 क्वेश्चन बात करता है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट लोकसभा जो है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी स्वराज स्वतंत्र पार्टी। तो सब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट तो किसी हाल में भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट लोकसभा जो बनी थी वो डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस थी, क्योंकि उसी वक्त जो है कि एक डोमिनेशन पार्टी थी जो कि आईएनसी जो थी वो डोमिनेट की थी। कुछ आई थिंक अप्रॉक्स जो कि 300 के लगभग सीटें थी, जो कि यहाँ मेंशन होगा, जो 364 सीटें जो कि जीती थी। 489 में से 364 सीटें किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट लोकसभा के जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन दी 1969 ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली बार जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि 1969 में आए थे। उससे पहले जो है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आईएनसी थी वो हमेशा जो है कि डोमिनेट रूल में रहती थी। और इसका एग्जांपल आप अभी समझ सकते हैं, जैसे 2040 में जब हमारी एनडीए गवर्नमेंट मीन जो है कि मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, तो भी जो है कि सबसे जो है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, 2019 में भी नहीं थे। देन जाके 2024 में आपके लीडर ऑफ अपोजिशन आए, जिसके लिए क्या रूल है कि आपके पास जितनी भी लोकसभा की सीट है उसके 10% सीट आपके पास होनी चाहिए। मीन्स मिनिमम 55 मेंबर किसी पार्टी के पास होंगे, तो वो जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि कहलाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा कहलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट गलत मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन पहली बार रिकॉग्नाइज हुए थे 1969 में। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट बात कर रहा है लोकसभा में, इफ द पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम 75 मेंबर देन इस लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज दी
लीडर ऑफ अपोजिशन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफली कितने होने चाहिए। मिनिमम 10% जो है कि होने चाहिए, जो कि अभी के सीट के हिसाब से 55 मेंबर्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। द कंसर्न पार्टी मस्ट हैवली 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो कि 55 ऑफ लोकसभा है। तो ये यहाँ से आप ब्रीफली कर सकते हैं। आई थिंक इसी के साथ हमारे जो है कि पार्लियामेंट चैप्टर जो है कि पहला पार्ट पार्लियामेंट का पहला चैप्टर जो है कि फिनिश हो जाता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पोर्शन को जो है कि 1-2 बार देखें, जो कि आर्टिकल्स वाला पोर्शन है। मेजरली आर्टिकल्स वाला पोर्शन अगर आप याद कर लेंगे, जो कि मैंने समझाया है 1-2 बार, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने भी आर्टिकल्स हैं ये तो यहाँ पे हमने कुछ 94 क्वेश्चंस जो है कि कवर किए, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है पार्लियामेंट का, जो है कि पार्ट सेकंड होगा, उसमें जो है कि हम देखेंगे जो हमारा पार्ट सेकंड और जो है कि पार्ट थर्ड चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चन भी जो भी राज्यसभा या किसी कमेटी से रिलेटेड होंगे, तो ये आर्टिकल्स का यूज करके हम उनको सॉल्व करने में बेनिफिशियल रहेंगे। तो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और चीजें मैं आपको क्लियरेंस दे पाया हूँगा और ज्यादा से ज्यादा जो है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, जो है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि मेरी थोड़ी रीच बढ़े और जो है कि मैं और यूजफुल कंटेंट जो है कि आप तक डिलीवर कर पाऊँ, ताकि जो है कि हम अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई कर सके और अपने जो है कि प्रीलिम 2026 को टैकल कर सके, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्कशन में, मैं जो है कि यूपीपीएससी के साथ साथ जो है कि इस डिस्कशन को थोड़ा मूव आउट करता हूँ यूपीएससी के डिस्कशन में। मीन जो है कि हाँ, हमें थोड़ा लाइटली अगर पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना तो हमें जो है कि हमेशा बहुत जेंटली और स्मार्टली होता है। यहाँ हम यूपीपीएससी के एग्जाम को टैकल करते हुए हम जो है डिस्कशन को ओरिएंटेड कर देते हैं यूपीएससी से, कि कोई भी क्वेश्चन हमारा आए तो हम यहाँ पे टैकल कर सके। तो आप जो है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए जितना जो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी पार्लियामेंट की सेकंड पार्ट चैप्टर वीडियो रहेगी। और मैं ट्राई करूंगा कि और जो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं। टिल देन, साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।